हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी को नमस्कार। मैं पंकज शर्मा, यूट्यूब चैनल मदर्स एसएससी पर आपके साथ हूँ दोस्तों। इस जो आपका पेपर लगा उसके मैथमेटिक्स वाले पार्ट के सॉल्यूशन के साथ में। तो स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। मिनट 2 मिनट जब भी आप पेपर करें तो पेपर और पेन लेके बैठे, पहले आप ट्राई करें और फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। यदि आपसे नहीं होता है तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में कहा हुआ है यहाँ पर कि एम एन और पी क्यू वृत्त की दो जीव है। वृत्त का केंद्र ओ है। केंद्र पर एम एन के द्वारा अंतरित कोण पी क्यू के द्वारा अंतरित कोण का 3 गुना है। बस ये तक पढ़ते हैं एक बार हम लोग। ध्यान से देखना दोस्तों, ये कोई सर्कल है, ये इसकी कोई सर्कल है। यहाँ पर एक कोण छोटी है यहाँ पर इस तरीके से, और एक कोण बड़ी है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो एक छोटी वाली कोण केंद्र पर एम एन के द्वारा अंतरित कोण, तो ये जो है कोण को हम नाम देते हैं यहाँ पर एम, और ये कोण है यहाँ पर एन। एक कोण कौन है यहाँ पर पी, और एक कोण कौन है यहाँ पर क्यू। ये आपको दे रखा है। और सर्कल का जो सेंटर है, ये सेंटर मान लेते हैं कितना है यहाँ पर ओ है। आपको क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में गिवन है कि एम एन वाली जो कोण है, इस सेंटर पे जो एंगल यहाँ पे बनाएगी ये वाला एंगल, और आगे पी क्यू जो कोण बनाएगी ये वाला जो एंगल, इधर जो एंगल बनेगा वो इधर वाले एंगल का कितना है 3 टाइम है। यहाँ आगे चलता है। एक बिंदु ए से वृत्त पर दो स्पर्शक है ए एन। एक बिंदु, मान लो एक बिंदु कौन है यहाँ पर ए है, ये ए हो गई यहाँ पर। इस ए से हमने दो टेंजेंट डाली है यहाँ पर। तो ए से वृत्त पर दो स्पर्शक है, एक तो कौन सी है ए एम, एक स्पर्शिका तो ए एम है, और दूसरी जो स्पर्शिका है वो कौन सी दोस्तों यहाँ पर ए एन है। इस तरीके से आपको दे रखा है। बिंदु को हमने कहा कि ये बिंदु यहाँ पर ए है। ये भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे गिवन। आगे बात करें, आगे क्या दिया हुआ है? ए एम और एन दो स्पर्शिका खींची गई है। पी ओ क्यू का मान 35 डिग्री है। आपको ये भी गिवन है यहाँ पर कि जो पी ओ क्यू है, ये एंगल यदि 35 है तो 35 का 3 गुना, क्या ये एंगल 105 हो जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल 105 हो जाएगा। एन ए एम, एन ए एम, एन ए एम ये वाला जो एंगल है ये हमको दे रखा है y/2, अपने को गिवन है। तो y का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो आसान क्वेश्चन है, आप याद करिए। जब हम आपको ज्योमेट्री जब आप क्लास में पढ़ते हो तो जब भी कोई सर्कल होता है और हमने कहा कि ये कोई बाहर कोई बिंदु है, यहाँ से हमने एक स्पर्शिका डाली और यहाँ से हमने एक दूसरी वाली स्पर्शिका डाली, ये सर्कल का सेंटर है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में दोस्तों एंगल 90 होता है, और यहाँ पे भी आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है 90 होता है। तो यदि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 डिग्री होता है, उसमें से 90 और 90 180 गया, तो ये एंगल इधर और ये जो एंगल इधर बनेगा ये 180 बनेगा। तो यहाँ पर ये एंगल तो 105 है, ये एंगल हमारे पास 105 प्लस आगे इसके सामने एंगल कितना है y/2। तो दोनों का सम 180 के बराबर होना चाहिए। तो आप कह देंगे बिल्कुल होना चाहिए। तो जो y/2 होगा कितना 75 हो जाएगा। तो आप कह देंगे बिल्कुल 75 होगा। और यदि y/2 का वैल्यू 75 है तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 150। तो आई थिंक पहला क्वेश्चन आप सबसे होना चाहिए। और यदि नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप ऐसा क्वेश्चन कभी फेस करो तो फिर ये आपसे बनना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखना। टाइम इन वर्क का ये क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को पढ़िए पहले और 1-2 मिनट का टाइम लीजिए। क्वेश्चन है, नेहा किसी काम का 9/11 भाग 18 दिन में करती है। नेहा की बात करें तो 9/11 काम कितने दिन में कर रही है? यहाँ पर 18 दिन के अंदर कर रही है। तो आप बताओ, 9 से काटो 2, तो पूरा का पूरा काम क्या नेहा 22 दिन में कर लेगी क्या? तो आप कह देंगे बिल्कुल, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बात किसकी हो गई यहाँ पर? नेहा के बारे में। फिर आगे चलते हैं हम लोग। फिर ये कह रहा है उसने काम का 62.5% पूरा किया। तो 62% को फ्रैक्शन में क्या कहता है? 62 1/2%। इतना काम नेहा ने करा, इसको फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं दोस्तों? 5/8 बोलेंगे हम लोग। तो 5/8 काम नेहा ने पूरा कर दिया। तो आगे उसने फिर काम छोड़ दिया। तो काम जब वो छोड़ के गई तो कितना काम बचा हुआ था? 3/8 काम बचा हुआ था। इस 3/8 काम को 33 दिन में किसने पूरा करा? यशा ने। तो इसको पूरा किया गया कितने दिन में? 33 दिन में। तो 3 से काटेंगे 11 गुणा 8। पूरा काम जो यशा है कितने दिन में कर सकते हैं? यहाँ पर 88 डेज में। कौन कर रहा है 88 डेज में काम? तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही? तो यशा के बारे में। एक साथ काम करते हुए। चलो पहले हम बात करते हैं नेहा के बारे में। नेहा पूरा काम कितने में कर सकती है दोस्तों? 22 दिन के अंदर।
और यशा की बात करें हम लोग तो ये पूरा काम कर सकती है 88 दिन में। ये तो अपने को पता लग ही चुका है। यहाँ पर काम को यदि हम 88 अज्यूम कर ले तो 88 काम 22 में तो एक दिन में होगा 4, और 88 काम 88 दिन में तो एक दिन में होगा 1। दोनों मिलके काम एक दिन में करेगी 5। पूरा काम कितने में होगा? 88/5 डेज में पूरा काम हो जाएगा। लेकिन हमें तो पूरा काम नहीं करवाना, हमें कितना काम करवाना है? हमें तो 5/11 भाग करवाना है। तो आप बताओ हमें करवाना है कितना भाग दोस्तों? 5/11। पूरा काम हो रहा है 88/5 में, तो 5/11 भाग कितने में होगा? 5 से गया 5, 11 से काटेंगे तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा? 8 डेज। तो आंसर जो बनेगा वो आंसर क्या बनेगा? 8 दिन। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, आपसे होना चाहिए था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 को देखना। ठीक है, एक विक्रेता ने 9600 में सब्जियों को बोरा खरीदा। 2/5 भाग 20% की हानि पे, 2 जो 5 भाग इस पर उसको नुकसान कितना हो रहा है दोस्तों? 20% का हो रहा है। तो होगा 20% का नुकसान, तो नुकसान है तो माइनस में लिख दिया। आगे 1/5 भाग 30% के लाभ पर, 1/5 भाग है तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों? 30% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग प्लस में लेंगे। ये कह रहा है कि समग्र 50% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब पहले आप देखना कि 2/5 भाग बेचा 20% पर, 1/5 भाग बेचा 30% पर, और पूरा भाग 1 पर उसको फायदा कितना लेना है? 50% का। शेष भाग को कितने में बेचे? पहले आप देखो शेष भाग बचा कितना? 2/5 और 1/5 ऑलरेडी वो बेच चुका है, तो 3/5 वो बेच चुका है, तो बचा कितना उसके पास? 2/5। और मान लेते हैं कि 2/5 पे वो मुनाफा कितना हुआ यहाँ पर? x% का, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना? प्लस। सोल्व करते हैं इसको हम लोग। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो परसेंटेज 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 सब में कट जाएगा। 5 से काटिए 20 को 4 बार, तो ये बना कितना? -8। प्लस आगे 30 को काटेंगे 5 से तो ये कितना हुआ? 6। प्लस आगे ये बनेगा 2x अपॉन कितना बना दोस्तों? 5, और बराबर में कितना है यहाँ पर? 50। सोल्व करते हैं इसको तो यहाँ पर -8 हो प्लस का 6, तो -2 बचेगा, -2 उधर जाएगा तो 52 हो जाएगा। 52 को 2 से काटेंगे तो 13 हो जाएगा। तो x बराबर कितना बना दोस्तों? 65। तो आप बताइए जो रिमेनिंग वाला पार्ट था उसको 65% फायदे में बेचना चाहिए था, तो आप 65% फायदे में बेच दो उसको। तो आप बताओ कितना भागता हो? 2/5। तो सभी का सीपी कितना है? 9600। सभी का सीपी कितना है? 9600। तो 2/5 भाग का सीपी कितना होगा? 2/5 कर दो इसका, और इस पर उसको 65% का फायदा चाहिए, तो 65% बढ़ा दो। 165 बटा क्या कर देंगे दोस्तों हम लोग? 100 कर देंगे। जरा इसको सोल्व करो आप। तो सोल्व जब इसको करेंगे हम लोग तो आप 00 से क्या गया दोस्तों? 00 गया यहाँ पर। 5 से काटेंगे इसको तो 5 तिया 15, और 5 तिया कितना बना? 15। 33 गुणा 2 कितना हुआ? 66, और इंटू कौन है यहाँ पर दोस्तों? 96। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे आप दोबारा देखना, सारा क्वेश्चन आप दोबारा समझिएगा कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या रहा है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको, तो ध्यान से इसको समझना। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि एक आदमी जो है 9600 में कुछ बोरे खरीदता है। कितने बोरे खरीदता है हमको नहीं मालूम यहाँ पर, तो आप उसको रहने दीजिए। ये कह रहा है एक विक्रेता ने 9600 में सब्जियों का एक बोरा खरीदा, 2/5 भाग 20% की हानि पे बेच दिया। तो मैंने कहा 2/5 भाग, फिर नुकसान लग गया इसको कितने परसेंट का यहाँ पर दोस्तों? 20% का। तो 20% नुकसान है तो किस में आएगा? माइनस में। फिर आगे चले हम लोग। ये कह रहा है 1/5 भाग 30% के लाभ पर, तो 1/5 भाग है तो उसको फायदा कितना हो रहा है दोस्तों? 30% का। 30% का प्रॉफिट है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। ये कह रहा है समग्र 50% का लाभ अर्जित करने के लिए, तो समग्र भाग कितना हो गया? एक फ्रैक्शन में कंप्लीट एक होता है, इस पे हमको चाहिए उसको 50% का प्रॉफिट, तो पूरे पे हमको 50% का फायदा चाहिए। तो कह रहा है कि बाकी जो है शेष को किस कीमत में बेचना चाहिए। तो ये 2/5 भाग, ये 1/5 भाग, 3/5 भाग वो ऑलरेडी बेच चुका है, तो बचा कितना भाग उसका? 2/5 भाग। तो 2/5 भाग पे उसको कितने में बेचना चाहिए? उसको x% के प्रॉफिट में बेचना चाहिए। का यहाँ पर प्लस। सोल्व करेंगे इसको, परसेंटेज 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 और परसेंटेज सब में कॉमन है यहाँ पर, तो उसको आप हटा सकते हो। 5 से काटेंगे 4 तो ये बनेगा दोस्तों -8। प्लस आगे 30 को काटेंगे 5 से तो ये बनेगा 6। प्लस आगे ये बनेगा 2x अपॉन क्या बनेगा दोस्तों? 5, और बराबर में कौन है यहाँ पर? 50। तो यही करेंगे हम लोग। सोल्व करते हैं इसको तो -2 है, -2 उधर जाएगा तो 52 बनेगा, और 52 को 2 से काटेंगे तो 26 बनेगा। सॉरी मैं गलत कर दिया था पहले, तो बनेगा 2x अपॉन कितना बनेगा दोस्तों यहाँ पर? 5,
और माइनस का 8 हो प्लस का 6, तो माइनस का 2 जब उधर जाएगा तो ये बन जाएगा कितना यहाँ पर 52, और जब इसको आप 2 से काटेंगे तो गया कितना यहाँ पर 26, और 26 को जब 5 से गुणा करेंगे कितना बनेगा, 5 6 30 का 0 3, 130%। मतलब बाकी का जो आइटम है उसको 130% प्रॉफिट में बेचना चाहिए था। सॉल्व करते हैं उसको। तो आप बताओ सभी का सीपी कितना था, 9600, ये सीपी था सभी का। तो हमें तो इस 2/5 भाग से मतलब है, तो 2005 भाग का सीपी ये हो जाएगा, और इस पे उसको फायदा कितना हो रहा है, 130% के फायदे में बेचा, तो 130 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, 230 बटा कितना बनेगा दोस्तों, यहाँ पर 100 बन जाएगा। काटिए इसको, जब आप इसको सोल्व करेंगे, 00 से गया 00, 5 से काटिए इसको तो 5 4 20, और कितना हुआ 6। 46 को जब 2 से गुणा करेंगे तो बताओ 46 गुणा 2 कितना हुआ, 6 दूनी 12 का 2 चिन्ह 12 का 2 1, ये 192, और इंटू क्या करेंगे दोस्तों हम लोग 96, यही करेंगे। तो 96 को जब 92 से मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई अंक 2 आ रहा है, एक ही ऑप्शन है, तो आंसर कौन सा बनेगा दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन। आप इसको चेक कर लीजिए कि आंसर आपको मल्टीप्लाई करने पे यही मिलेगा क्या, 96 को जब आप 92 से मल्टीप्लाई करोगे, 96 इंटू 92, तो आंसर आएगा 883। बिल्कुल ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है tan a का वैल्यू अपने को गिवन है, आसान सा क्वेश्चन है ये तो। tan a का वैल्यू, tan a का जो वैल्यू गिवन है अपने को, गिवन है x - 1/4x है। x का वैल्यू एक बार आप कुछ भी अज्यूम कर लो, लेट अज्यूम x इक्वल टू कितना है यहाँ पर दोस्तों 1 है। यदि मैं ऐसे बोल दूँ कि tan a बराबर, ये x का वैल्यू हमने 1 माना है, तो 1 - 1/4 कितना बनेगा, 3/4 बनेगा। तो tan a का वैल्यू 3/4 आ गया। यदि मैं ट्राइंगल बनाना चाहूँ ऐसे, तो यदि मैं इसको a कह दूँ एंगल a, तो a के सामने कौन है 3 और ये कौन है 4, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया sec a माइनस क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर tan a। तो डायग्राम देख के बताओ कि cos a का मान कितना होगा 4/5, sec a का हो जाएगा 5 बटा कितना होगा 4, माइनस tan a का वैल्यू कितना बनेगा 3 बाई कितना बनेगा 4, तो ये बनेगा 2/4, और 2/4 का मतलब कितना है 1/2। देखो कौन सा ऑप्शन आपको 1/2 दे रहा है, x का मान 1 रखने पर, तो x का मान 1 रखने पर ये 1/4 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, x का मान 1 रखने पर यही 1/2 आ रहा है। तो आंसर कौन सा बन जाएगा दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन। आराम से देख लो, जरूरी नहीं कि x का वैल्यू 1 ही माना जाए, ध्यान रखिए दोस्तों, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि x का वैल्यू 1 माना जाए, जो आपका मन करे वो आप मान सकते हो यहाँ पर। तो मैंने क्या मान लिया इसमें, x का वैल्यू 1 मान लिया, तो अपना जो आंसर आएगा हम एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका जो ऑप्शन है वो सही है क्या। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, बिल्कुल ठीक है, आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। ये हम आपको क्लासरूम में भी करवाते थे और इम्पोर्टेंट मार्क करते थे। कंटिन्यू ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यदि आप चेक करोगे तो एग्जाम में पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपको सबसे पहली इक्वेशन दे रखी है कि ए बी सी इक्वल टू कितना दिया हुआ आपको, तो -6/4 क्या हुआ, -6 अपॉन कितना बना 4। आप जब इस 3 को उधर ले जाएंगे तो 2 आएगा, 3 गुना 2 6 और 4 नीचे, तो आप कह सकते हो कि ए बी सी जो है इसका वैल्यू अपने को दिया हुआ दोस्तों -3 अपॉन कितना है यहाँ पर 2। तो पहली चीज तो अपने को क्वेश्चन में ये गिवन, और आगे क्या गिवन है कि आपको a + b + c का मान दे रखा है, a² + b² + c² का मान 12 आपको दे रखा है। अब एक चीज और बताना कि a + b + c का जो वैल्यू है ये किसके बराबर दिया हुआ, अपने को 4 के बराबर दिया हुआ है। यदि हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो क्या बनेगा, a² प्लस बनेगा यहाँ पर b² प्लस बनेगा यहाँ पर c² प्लस बनेगा ट्वाइस ऑफ, ब्रैकेट में बनेगा ए बी प्लस क्या बनेगा दोस्तों बी सी प्लस क्या बनेगा यहाँ पर ए सी, और 4 का स्क्वायर कितना बनेगा यहाँ पर 16 बन जाएगा। a² + b² + c² का मान 12 दिया हुआ है, यदि ये मान अपने को 12 दे रखा है, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस क्या बना यहाँ पर बी सी प्लस क्या बना यहाँ पर सी ए, और यदि ये मान अपने को 12 दे रखा है तो 12 उधर जाके माइनस होगा तो 4 बनेगा। तो आप बताओ ये जो वैल्यू है क्या 2 के बराबर आ जाएगी क्या, ए बी प्लस क्या हुआ दोस्तों बी सी प्लस क्या हुआ यहाँ पर सी ए बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब आप देखो पूछा क्या अपने से, आपसे पूछा है a क्यूब, तो एक फॉर्मूला हम पढ़ते थे क्लास में, a³ + b³ + c³ माइनस क्या होता है दोस्तों 3abc बराबर क्या होता है, बराबर होता है a प्लस क्या होगा b प्लस क्या होगा c। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं हम लोग, a + b + c का होल स्क्वायर
माइनस क्या लिखे थे हम लोग, -3 ब्रैकेट में ए बी प्लस क्या हुआ यहाँ पर बी सी प्लस क्या हुआ यहाँ पर सी। तो आप याद करिए, ये हम पढ़ते थे क्लास के अंदर, तो आपको ये चीज़ तो पूछी गई है, तो इसको ऐसे कैसे रख दो, ए क्यूब प्लस क्या हुआ यहाँ पर बी क्यूब प्लस क्या हुआ यहाँ पर सी क्यूब, माइनस कौन है यहाँ पर 3, ए बी सी का वैल्यू हमें मालूम है कितना है, ए बी सी का वैल्यू 3/2, 3/2 माइनस में है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर। आगे a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है हमारे पास 4 है। आगे बात करें 4 का स्क्वायर कितना बना दोस्तों 16, माइनस ये बना 3 इन ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान 2 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 3 गुणा 2, क्या बनेगा दोस्तों, क्या आ गया। इसको सोल्व कर लो, जैसे सोल्व करने को अपना आंसर मिल जाएगा। तो क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस क्या बना दोस्तों बी क्यूब प्लस क्या बना यहाँ पर सी क्यूब प्लस कितना बनेगा ये 9/2। तो आगे बात करें हम लोग, 16 में से 6 कम करोगे तो 10 गुना 4 कितना बना यहाँ पर 40, 40 में से आप 9/2 को आप माइनस कर दोगे तो ये बनेगा 80 में से 9 कम करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 71/2। चेक करिए कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है क्या, तो बिल्कुल है, आंसर क्या बनेगा हमारा डी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, एग्जाम में a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको दे रखा होगा, आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू भी दे रखा होगा और आगे आपसे पूछा जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन बात करते हैं, P और Q एक निश्चित दूरी, यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, और जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है हमें पता है कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम का रेशो कितना है यहाँ पर, टाइम का रेशो है 2, अनुपात कितना है यहाँ पर 5, स्पीड का रेशो कितना होगा दोस्तों, हम बोलेंगे 5, अनुपात कितना होगा यहाँ पर। मान लीजिए कि दौड़ 5 मीटर लंबी, मान लीजिए कि दौड़ कितना है यहाँ पर 5 मीटर लंबी, मान लेता हूँ कि दौड़ 5 मीटर, तो हमने कहा 5 मीटर है यहाँ पर। तो आप ये भी देखो कि यहाँ पर कौन कौन है, पी और क्यू, ये पी और कौन है यहाँ पर क्यू। तो पी जब 5 भागे, पी यहाँ पर आ गया, पी इस जगह पर आ गया पी, तो कह रहा है कि पी 90 मीटर के अंतराल से दौड़ जीतता है। तो पी जब 5 भागेगा यहाँ पर, तो पी यदि 5 भागेगा उस केस में क्यू कितना भागेगा यहाँ पर, तो 2 ही भागेगा, क्यू तो 2 ही भागेगा, क्योंकि इनकी स्पीड का रेशो 5 और 2 है, और हमने पूरे डिस्टेंस को 5 अज्यूम कर लिया। तो आप बताओ कि ये जो क्यू है, यहाँ पर क्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये है क्यू यहाँ पर, तो पी जब 5 भागेगा तो क्यू 2 भागेगा, और पी 90 मीटर से अंतराल से दौड़ जीत जाता है। तो बताओ ये फासला कितना हुआ यहाँ पर 90 मीटर, तो 5 की ये जो 3 है यहाँ पर, पूरा 5 मान रहा हूँ, ये 2 हो गया, तो 3 किसके बराबर होगा दोस्तों 90 मीटर के, ये 3 90 मीटर के बराबर है, तो एक बराबर क्या होगा यहाँ पर 30 मीटर के, और जब एक 30 मीटर के बराबर है तो 5 बराबर क्या होगा यहाँ पर 150 मीटर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि पूरी की पूरी दौड़ है कितने मीटर की है दोस्तों, यहाँ पर 150 मीटर। यदि पूरी दौड़ को मैं एक बार अज्यूम 5 कर लूँ, तो 5 कर लिया मैंने, और स्पीड का रेशो 5-2 है, यदि पी 5 भाग लिया तो फिर क्यू कितना भागेगा 2, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ 3, 3 का वैल्यू आपको दे रखा है, तो दौड़ कितने मीटर की होगी दोस्तों यहाँ पर 150 मीटर। अगला क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को कि क्या दिया हुआ है इसके अंदर। यह है कोस 120 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस 180 माइनस 60 लिख लो, 180 माइनस आप 60 लिख सकते हो, या 90 प्लस 30 भी लिख सकते हो, माइनस आगे ये 10 101 और ये 10 11, तो 10 101 को लिख सकते हो आप 10 90 प्लस 11, 90 प्लस क्या है यहाँ पर 11, आगे दे रखा आपको 10 11, आगे आपको जो दे रखा है क्वेश्चन में वो दे रखा है यहाँ पर 10 11 हो गया 10, ये आपको दिया हुआ है। ये बात करें हम लोग तो कोट 135, कोट 135 को आप लिख सकते हो कोट 180 माइनस 45 लिख लो, या 90 प्लस 45 लिख लो, काम आपने यहाँ पे कर दिया, प्लस आगे कोस 100, कोस 100 को लिख सकते हैं हम लोग कोस 90 प्लस 10, 90 प्लस क्या लिखा दोस्तों पर 10, काम आपने करा, और आगे दे रखा है कोसेक 10, कोसेक और क्या दे रखा है आपको 10 डिग्री। सोल्व करते हैं इसको हम लोग, जब आप इसको सोल्व करेंगे, करिए जरा सोल्व, क्या क्या आपको दे रखा है यहाँ पर। तो 180 पे फंक्शन नहीं चेंज होता, तो ये कोस 60 रहेगा, ये हो जाएगा कोस 60 डिग्री, लेकिन 180 माइनस 60 सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में कोस नेगेटिव होता है। आगे बात करें माइनस 10 90 प्लस, फंक्शन चेंज होगा तो 10 किस में बदलेगा यहाँ पर कोट में, और कोट हो जाएगा कितना 11 डिग्री, और ध्यान रखना 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में 10 नेगेटिव तो ये प्लस हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है आपको 10 11, ये हुआ यहाँ पर 10 कितना बना यहाँ पर 11। फिर आगे बात करो नीचे, कोट 180 पे फंक्शन नहीं बदलेगा तो कोट का कोट ही रहेगा और एंगल बनेगा 45, लेकिन 180 माइनस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है,
तो वापस से ये हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग माइनस। फिर आगे बात करें प्लस, 90 पे फंक्शन चेंज होता है तो ये बनेगा कोस बदलेगा साइन में, तो ये बनेगा साइन 10, 90 पे साइन क्वाड्रेंट, और साइन क्वाड्रेंट में जो कोस होता है, कोस क्या होता है दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव होता है। आगे बात करो कोसेक, और क्या बनेगा यहाँ पर 10 डिग्री। आगे बहुत आसान है ये, टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो ये 1 बन जाएगा, कोट 45 का 1 एक होता है, ये भी 1 हो गया। साइन कोसेक रिवर्स होता है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 बन गया, तो माइनस का 1 और माइनस का 1, तो -1 और ये -1। और cos 1 cos 60 कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1 बटा कितना होता है 2, ये भी किसमें दोस्तों यहाँ पर माइनस में, तो 2.5 हो गया 5 बटा 2, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा डी ऑप्शन। तो आप चेक करिए कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका जो आंसर अपने को बनेगा, वो आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, एक चोर जेल से निकलकर 23 की स्पीड से दौड़ता है, पुलिसकर्मी 29 की स्पीड से उसका पीछा करता है, चोर पुलिसकर्मी से 85 मीटर आगे, तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना टाइम लगेगा। ये तो आसान है, समय बराबर क्या होता है दोस्तों दूरी बटा क्या होता है यहाँ पर चाल, डिस्टेंस आपको गिवन है कितना है 85 मीटर में दे रखा है, और सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए दोनों का अंतर लेंगे हम लोग, तो एक का स्पीड है 29, एक का स्पीड है 23, तो डिफरेंस कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई कर दो आप 5/18 से, तो ये स्पीड किस में कन्वर्ट होगी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। सोल्व करो इसको, जब आप सोल्व करेंगे तो देखो कट रहा है क्या, 5 से काटो तो कर गया 17 बार, 18 चला जाएगा, 6 से काट दो 3, 3 चला जाएगा ऊपर, तो 17 थी कितना हुआ 51 सेकंड के अंदर जो पुलिस है उस चोर को क्या कर लेगी दोस्तों पकड़ लेगी। तो आंसर क्या बनेगा हमारा बी ऑप्शन। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। एक योजना में प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 30 वर्षों में मूलधन का 3/4 गुना रिटर्न लेता है, तो कह रहा है कि मूलधन का 3/4 गुना रिटर्न लेता है। आपको फॉर्मूला पता ही है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है प्रिंसिपल क्या होता है रेट, तो क्या होता है टाइम अपॉन क्या होता है दोस्तों 100। जो हमको ब्याज मिल रहा है तो प्रिंसिपल का कितना मिल रहा है 3.5 टाइम, प्रिंसिपल का 3.5 कर दो, तो प्रिंसिपल पी है, रेट अपने को फाइंड आउट करना है, और ऐसा कितने साल में हुआ यहाँ पर दोस्तों 30 साल में हुआ, अपॉन नीचे क्या कर देंगे यहाँ पर 100 कर देंगे। सोल जब आप इसको करोगे तो से क्या गया यहाँ पर पी, आगे बात करो जीरो से क्या गया यहाँ पर 0, और आगे कुछ कट रहा है क्या, तो आप देखो कि कुछ कट रहा हो तो काट दो, नहीं तो आप रहने दीजिए। तो मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 35, और डिवाइड बाई क्या करा हमने आर, 35 डिवाइड बाई 3, 35 डिवाइड बाई क्या करा हमने 3, और बराबर क्या बना यहाँ पर आर। आप चेक करो कि क्या हमसे पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, तो आपसे यही पूछा गया, तो इसका जो आंसर बनेगा आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 2.4 है, ये 2.4 गुना रिटर्न, ये सॉरी 3.4 गुना रिटर्न देता है, तो यहाँ पे 2.4 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 पॉइंट कितना आएगा दोस्तों 4, क्यों आएगा समझ गए होंगे आप। अभी वापस से बात कर लेते हैं हम लोग, तो हम क्या करेंगे 2.4 को मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 24 डिवाइड बाई क्या करेंगे 3, बराबर क्या बना यहाँ पर आर बन गया। तरीके से बात करेंगे तो आंसर क्या बनेगा 8%। आप ऐसे सोचो कि 3.4 रिटर्न मिला, यदि मैंने पैसा 1 जमा करा है फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पैसा कितना हो गया 3.4 हो गया, ये कह रहा है इसका मतलब, तो यहाँ पर ब्याज कितना मिला अपने को 2.4 मिला, ये आप यहाँ पर कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर 2.4 लिखा, यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल, और सोल्व जब करेंगे तो आंसर जो बनेगा वो आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा 8%। उम्मीद है बात आपको ये पूरी तरह समझ में आ गई होगी, तो अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा 8%। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आई थिंक अब आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखना किसी भी पेपर की जब हम बात करें तो आप उस पेपर को लगभग 3 बार करिए, आप बहुत बेनिफिट मिलता है दोस्तों पेपर करने से। पहले आप वीडियो को होल्ड करो, क्वेश्चन को पढ़ो, और मैं भी आपको काफ़ी टाइम देके चल रहा हूँ, तो उसके बाद कॉपी पेपर पेन आपके पास होना चाहिए। ये कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1800 है, एक दुकानदार इस पे 15% की छूट देता है और 53% का लाभ कमाता है। बस यहीं पे रुक जाओ एक बार ताकि सीपी पता लगा ले। आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पर कि सीपी और एमपी का रेशो निकालना सबको आता है। सीपी कैसे निकालते हैं दोस्तों 100 माइनस क्या हुआ यहाँ पर डी, और अपॉन नीचे एमपी होता है 100 प्लस माइनस क्या करेंगे दोस्तों हम लोग प्रॉफिट एंड क्या हुआ लो। तो सीपी हमें अभी नहीं मालूम है, आगे बात करें एमपी अपने को मालूम है कितना है 1800, बताइए अपने को सीपी अपॉन एमपी, आपको 15% की छूट है तो 100 में से 15 कम करेंगे तो 85, और प्रॉफिट अपना आ रहा है 53, तो यहाँ पे आ जाएगा 153,
और आपको यदि 17 की टेबल आती हो तो ये दोनों कट जाएंगे यहाँ पर। CP अपॉन कितना हुआ 1800 बराबर। आगे बात करें हम लोग तो इसको आप काटिए 17 के पाड़े से, तो 17 से जब इसको काटेंगे तो ये गया 5 बार और 17 नाम हुआ 153। 9 से काटो इसको 2 बार तो 200 गुणा 5, तो CP जो है हमारा 1000 आ गया। क्या CP का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर 1। अब ये कह रहा है यहाँ पर यदि वह समान वस्तु पे 15% के स्थान पे 5% की ही छूट दे, बताओ MP कितना था 1800। MP है दोस्तों हमारा कितना 1800, और इस पे यदि केवल 5% का ही डिस्काउंट दिया जाए तो आप बताओ इसका 5% 90 होता है, इसमें जब 90 करोगे तो कितना आएगा बताओ 1710, क्या आएगा 1710 रुपये। यही बनेगा हमारे पास 1710 रुपये बेचेगा यहाँ पर। आप बताओ लिया कितने में था उसने, लिया था 1000 में, बेचा 1710 में, तो 710 का प्रॉफिट होगा उसको। प्रॉफिट हमेशा CP पर होता है, इनटू करेंगे यहाँ पर 100 और 3 जीरो से गई 3 जीरो, क्या हमारा प्रॉफिट 71% हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल अपना जो प्रॉफिट होगा दोस्तों वो 71% होगा। आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है के केंद्र है, KH का मान 30 है, ये 32 दे रखा है। JKL का मान पूछे, जे के और L, ये एंगल अपने से पूछा, ये वाला एंगल। ठीक है, अब एक चीज देखना, इस पूरे के पूरे डायग्राम में देखना, एक ट्रायंगल ऐसे बन रहा है क्या, पूरे डायग्राम में एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है। ये आपको दे रखा है 32, देखना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये आपको दे रखा है 30, और यदि किसी भी ट्रायंगल में किसी भी एक साइड को आगे बढ़ा दिया जाए, तो आपको आगे बढ़ा दिया हमने, ये जो एंगल बनता है ये बाहर बनता है, और किसी भी ट्रायंगल के बाहर की तरफ जो एंगल बनता है वो रिमोट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो आप बताओ ये जो एंगल है 30 और 32 के 62 हो जाएगा क्या, तो आप कह देंगे बिल्कुल 68 हो जाएगा। कौन सा एंगल 68 हो जाएगा, ये वाला, ये एंगल जो है ना पूरा का पूरा ये 62 हो जाएगा। साइड में लिख रहा हूँ इसको, ये जो एंगल है ब्लू कलर वाला ये तो हो जाएगा 62 हो जाएगा ना ये तो। ठीक है, पहली बात तो ये आपने कर ली। अब एक और बात देखो, आपको जब हम ज्योमेट्री पढ़ाते हैं तो आपको एक थ्योरम पढ़ाई जाती थी, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर वृत्तखंड की प्रमेय। उसमें हम लोग क्या पढ़ते थे कि मान लीजिए ये कोई सर्कल है और ये इसकी कोई कोड है, तो कोड का एक सिरा और ये इसकी एक टेंजेंट है, तो कोड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल माइनर की तरफ बनता है, तो ये वाली कोड मेजर में जो एंगल बनाएगी ना दोस्तों, तो ये एंगल भी उतना ही होता है। तो आप बताओ ये एंगल यदि 32 है मान लो, तो क्या ये एंगल भी 32 हो जाएगा क्या, तो आप कह देंगे बिल्कुल, ये यदि 32 बन रहा है तो ये कंप्लीट ये वाला जो एंगल है ये एंगल भी 32 बन जाएगा। इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में देख के बताओ, ये एंगल तो है 62 और ये एंगल है 32, तो 62 और 32 को जब आप ऐड करोगे तो कितना बन गया 94 बन गया यहाँ पर, तो आप कह देंगे बिल्कुल 94 बन गया। तो आप फिर ये वाला एंगल निकाल सकते हो, यदि ये 94 बन गया तो आप ये वाला एंगल तो निकाल ही सकते हो। ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, आपने जब इन दोनों को ऐड किया तो 94 आया, 94 को आप 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो 94 को जब 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 6, ये बनेगा 17, तो 86 बन गया। तो ये जो एंगल है 86 बन गया। और हमने आपको ये पढ़ा रखा है कि एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण उसी चाप के द्वारा परिधि में बने कोण का दुगना होता है। 86 का आप क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, 2 6 12 2 1 8 दूनी 16 17 172, और ये हमारे पास ऑप्शन में है। अपना आंसर क्या बनेगा दोस्तों, सी ऑप्शन। उम्मीद है कि ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई। तो मैंने बोर्ड पर पूरा की पूरे डायग्राम बना रखे है, एक बार आप आराम से चेक कर लीजिए दोस्तों, यदि मैंने कोई गलती करी हो तो वो भी आप पकड़ सकते हो। बाकी आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आंसर क्या बनेगा 172। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए और बी समान दिशा में 70 और 88 की स्पीड से चल रही है। ट्रेन बी ट्रेन ए को 39.2 सेकंड में पार कर लेती है। ए और बी की लंबाई का अनुपात दे रखा है 4 और 3, तो की लंबाई ज्ञात करो। तो ट्रेन ए की लंबाई, ए जो है ट्रेन ए की लंबाई तो मान लेते हैं 4x और ट्रेन बी की लंबाई मान लेते हैं हम लोग 3x। तो बताइए डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो जब एक ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो दोनों का लेंथ जुड़ जाएगा, तो लेंथ आएगी 70x आएगी। और आगे बात करें, डायरेक्शन सेम है, यहाँ पर समान दिशा में चल रही है, एक 70 और एक 88, तो डिफरेंस कितना हुआ 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए मैंने गुणा कर दिया 5 बटा कितना हुआ यहाँ पर 18 से, और कितने टाइम में क्रॉस कर रही है, टाइम आपको दे रखा है 39 पॉइंट कितना है 2 सेकेंड। सोल्व कर लेते हैं इसको। 7x इक्वल टू
अभी जो यूनिट है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया, तो सेकंड से सेकंड गया तो मीटर में आएगा ही। 18 से 18 गया तो क्या बना 39 पॉइंट क्या बना यहाँ पर 2 इंटू क्या करेंगे यहाँ पर 5। तो पूरा पूरा कट रहा है ये। आप देखो इसको 7 से काटो तो 7 पंजो 35 और 7 छिन 42, तो 5.6 गुना 5 आ गया, 5 6 30 का 0 3 कितना बना यहाँ पे 28। तो एक्स का वैल्यू कितना बन गया 28 बन गया। यदि x का वैल्यू 28 है तो आपसे ट्रेन ए का लंबाई पूछा है, तो 28 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आंसर क्या 112 आ जाएगा क्या। तो ऐसे क्वेश्चन तो अब आपसे बनने चाहिए। इस स्टेज पर यदि आपने पूरा कोचिंग ले लिया और लगभग आपको कोचिंग करते हुए 4-5 महीने हो गए कि आपका टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक कंप्लीट हो चुका, क्वेश्चन ऐसे आपसे बनने चाहिए। यहाँ पे देखो क्वेश्चन थोड़ा सा है ना कैलकुलेशन ज़्यादा है। ये कह रहा है कि एक बैग में 4 तो हमारे पास हरी बॉल है, 5 नीली बॉल है, 2 लाल बॉल है और 3 पीली बॉल है। टोटल बॉल 3 और 2 5 और 5 10 और 14 बॉल है। 8 हमको लेनी है यहाँ पर, तो टोटल क्या कर सकते हैं हम लोग 14 और कितना हुआ यहाँ पर 8। पहले तो इसको सोल्व करते हैं, आगे पढ़ते ही नहीं क्वेश्चन। कैसे सोल्व करते हैं इसको 14 फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा यहाँ पर 8 फैक्टोरियल, और 8 और 14 में अंतर कितना है 6 फैक्टोरियल, यही बनेगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ऊपर वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं 14 गुना, हम लिख सकते हैं 14 गुना 13, गुना लिख सकते हैं हम लोग 12, गुना क्या लिख सकते हैं हम लोग 11, गुना लिख सकते हैं हम लोग 10, गुना लिख सकते हैं हम लोग 9, गुना लिख सकते हैं हम लोग 8। तो आगे तो 8 फैक्टोरियल कर दो यहाँ पर, और नीचे कौन है दोस्तों यहाँ पर नीचे दे रखा है 8 फैक्टोरियल इंटू आ गई 6 का मतलब क्या हुआ 6, गुना क्या हुआ 5, गुना हो गया 4, गुना हो गया 3, गुना हो गया 2, गुना हो गया यहाँ पर 1। ये काम करें हम लोग। आप काटो ना इसको, कुछ कट रहा हो तो 8 फैक्टोरियल से क्या गया 8 फैक्टोरियल गया, और आगे काटो तो आगे पूरा पूरा ही कट जाएगा। ये तो ऐसे काटेंगे तो गए यहाँ पर 2 बार गए यहाँ पर। 5 गुना 4 20 होता है, 10 गुना 2 भी 20 होता है, और 5 गुना 4 भी 20 होता है, ये भी कट जाएगा। आगे बात करो 3 से काटो इसको, कितनी बार गया 3 बार, भी कट जाएगा। और 2 से काटा इसको तो ये गया कितनी बार 7 बार। 13 7 कितना होता है 91। तो एक तो ये बचा हमारे पास 91 गुना, और क्या बचा हमारे पास 11 गुना 3 कितना बना यहाँ पर 33, यही बच गया हमारे पास। और भी देखो कि और कुछ हमारे पास बच रहा है क्या, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे को कितना बनेगा 91 गुना कितना बनेगा दोस्तों 33, 91 गुना 33। तो आपने जब सोल्व करा तो सोल्व जब इसको करेंगे हम लोग तो टोटल क्या करोगे, टोटल आपको 14C8 है, तो 14C8 का मतलब क्या यही बनेगा क्या कि आपको सोल्व करना बिल्कुल आता भी होगा। तो वापस से आप इसको एक बार देख लीजिए, ये 14 हमारे पास टोटल है, हमारे पास टोटल कितना दे रखा है आपको 14 दे रखा है। तो ये है 5 4 9 2 11 और 3 14 बोले, 14 में से हमको 8 लिए, तो टोटल कितने ना तरीके बनेंगे, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है, तो 14C8 है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने का तरीका ये होता है, मैं इसको सोल्व वापस कर रहा हूँ। 14 गुना कितना बना 13, गुना कितना बनेगा 12, गुना बनेगा यहाँ पर 11, गुना बनेगा यहाँ पर 10, गुना बनेगा 9, और गुना आगे ये बनेगा 8 7 6, तो ये 8 फैक्टोरियल लिख दो। और नीचे हमारे पास क्या है दोस्तों 8 फैक्टोरियल, हमने कहा ये बन गया हमारे पास 8 फैक्टोरियल, इंटू आगे कौन है यहाँ पर 6 फैक्टोरियल। 6 का मतलब 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना कितना बना यहाँ पर 1 बन गया। 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल तो यहाँ पे कट गया। अब आप काटना शुरू करो इसको। तो जब इसको कैसे काटेंगे हम लोग देखना जरा ध्यान से। 10 गुना 9 होता है 90, और 6 गुना 5 होता है 30, और 30 को 3 से करो तो 90, तो 90 से तो ये 90 कट जाना है, सब कुछ ही कट गया अब तो। और आगे देखो क्या हो रहा है, 4 से काटो इसको, 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, और आगे 2 से इसको काटेंगे तो 7 आ जाएगा। 13 7 कितना होता है 91, ये बनेगा 91, 13 7 होगा 91। कुछ हम लोग गलती कर रहे हैं। और 11 गुना 13 7 91, और 3 गुना 11 कितना होता है 33, ये बनेगा टोटल हमारे पास कितना बनेगा 91 गुना कितना बनेगा 33। ये काम आपने कर लिया। टोटल जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 91 गुना 33। और आगे हम बात करें, इसको साइड में लिख लेते हैं हम लोग, ये बनेगा 91, तो क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर 33। एक काम तो आपने ये कर लिया, ठीक है। आगे बात करें, और आगे क्या दरकार है, इसको मिटा रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, तो 91 इंटू क्या बना यहाँ पर 31। अब ये आगे क्या कह रहा है, आगे भी क्वेश्चन को पढ़ो। ये कह रहा है कि इस तरह से निकाला कि प्रत्येक रंग की गेंदें समान संख्या में निकले।
तो 8 हमने निकाली, 4 तरह की बॉल है, तो हर संख्याएं समान होनी चाहिए, तो 2-2 बॉल निकलनी चाहिए। तो 2-2 बॉल निकलने के लिए आप बताओ कि 4 हरी है और उसमें से हमको 2 चाहिए। 4 हरी बॉल है और उसमें से हमको 2 चाहिए, सब में से 2-2 चाहिए अपने को, तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? तो बनेगा 4C2 इंटू क्या बनेगा यहाँ पर 5C2 इंटू क्या बनेगा यहाँ पर 2C2 इंटू क्या बनेगा यहाँ पर 3C। इसको सोल्व करो, देखो एक बार क्या आता है। तो सोल्व करेंगे तो ये आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल और आएगा यहाँ पर 2 फैक्टोरियल। करते जाओ इसको तो ये बनेगा 5 फैक्टोरियल, नीचे बनेगा यहाँ पर 2 फैक्टोरियल और बनेगा यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। सोल्व करते इंटू है, सॉरी यहाँ पर क्या है ये इंटू। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, लेकिन आप देख लो, तरीका देख लो। ये बनेगा 2 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या बनेगा 2 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, ध्यान रखना है। प्लस आगे ये बना 3 फैक्टोरियल इंटू नीचे क्या बनेगा 2 फैक्टोरियल, क्या होगा यहाँ पर 1 फैक्टोरियल। कुछ कट रहा है तो काट लो सबको। तो 3 फैक्टोरियल से क्या गया दोस्तों 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से क्या गया 2 फैक्टोरियल, और आगे बात करो 2 फैक्टोरियल, और कट रहा है यहाँ पर, तो और तो कुछ कट नहीं रहा है यहाँ पर, तो सोल्व कर लो इसको। 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है 4 गुना 3 गुना 2, तो ये बनेगा 24। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 100 और तो ये बनेगा। नीचे बात करो तो 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुना 2 कितना बना 4, आगे ये कितना बनेगा यहाँ पर 2 गुना आगे ये बनेगा 1 गुना कितना बना 1। 4 गुना 2 कितना होता है 8, ये हो गया 8, 8 से काटेंगे इसको तो कितना बना 15, कितना बना टोटल 24 गुना 15, 24 गुना 15। और नीचे कितना है दोस्तों हमारे पास 91, कितना बना 33। तो 3 से काटो इसको, 3 से काटेंगे तो 11 और 3 से काटोगे तो 5, तो 24 गुना 5 120 हो गया। और नीचे जब इसको मल्टीप्लाई करो तो 11 एकम 11 का एक 11 9 99 और एक कितना बना यहाँ पर 100, तो 120 बटा 1001, 120 बटा 1001, ये हमारा आंसर आना चाहिए। देखो कहीं ना कहीं तो हमसे मिस्टेक हुई है, कहीं ना कहीं अपने से यहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो आंसर जो बनेगा हमारा वो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर, थोड़ा थोड़ा सी मिल रहा है अपने को, तो एक बार इसको क्रॉस चेक करेंगे अपन, इसको हम लोग वापस से क्रॉस चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आंसर क्या बनेगा। और तो कुछ कट नहीं रहा इसके अंदर। और देखो शायद हमने कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक यहाँ पे जरूर करी होगी। आप देखो एक बार वापस से कि क्या मैंने कोई गलती करी कि 4C2 5C2 2C2 और लिख दिया हमने 3C2, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। और 14C क्या हो गया यहाँ पर 8 हो गया। तो शायद कोई कैलकुलेशन में हमसे मिस्टेक हुई है, एक बार इसको दोबारा से हम लोग चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखना, कॉम्प्लिकेटेड है ऐसा क्वेश्चन, वैसे आपने देखा होगा आप एसएससी के जब प्रीवियस उठाओगे तो इतना लेंदी क्वेश्चन, लेंदी नहीं है लेकिन कैलकुलेशन जाता है। आप लेंदी नहीं कह सकते हो इसको, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट नहीं आता हो आपको, कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है। तो आप बताओ वापस से देखना कि कोई कैलकुलेशन में हमसे पक्का कोई मिस्टेक यहाँ पर हुई है तो कैसे करेंगे इसको। क्या क्या आपको दे रखा है, एक बैग में 4 तो हरी बॉल है, 5 नीली है, 2 लाल और 3 पीली है, 8 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकालना है। तो कह रहा है कि प्रत्येक रंग की गेंदों की समान संख्या में होने की प्रायिकता। तो यदि 8 बॉल निकाले और हर एक बॉल हमारे पास समान संख्या में होनी चाहिए, तो 8 बॉल निकाल रहे, 4 तरह की बॉल है और सभी संख्या इक्वल नंबर में आनी चाहिए, तो 2-2 निकाल ले हम लोग एक बार। जब 2-2 निकालोगे तो बनेगा 4C2, बनेगा 4C2 इंटू आगे ये बनेगा 5C2, 5C2 इंटू आगे ये बनेगा 2 और क्या बनेगा 2 इंटू आगे ये क्या बनेगा 3 और क्या बनेगा 2, ये करेंगे हम लोग। तो ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू नीचे कौन है 2 फैक्टोरियल इंटू आगे इन दोनों का अंतर कितना बना यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, ये कर दिया हमने। इंटू आगे यह बनेगा 5 फैक्टोरियल, नीचे क्या दे रखा आपको 2 फैक्टोरियल इंटू आगे 5 और 2 का अंतर कितना बना 3 फैक्टोरियल। इंटू आगे चलते जाओ तो ये बनेगा 2 फैक्टोरियल, फिर से बनेगा यहाँ पर 2 फैक्टोरियल और इंटू क्या बनेगा यहाँ पर 0 फैक्टोरियल, ये बनेगा हमारे पास में। ये बनेगा यहाँ पर 2 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल इंटू आगे कौन है 3 फैक्टोरियल, नीचे कौन है दोस्तों यहाँ पर 2 फैक्टोरियल और यहाँ पर 1 फैक्टोरियल। काटो कुछ कट जाए तो पहले, तो इसको काटेंगे तो ये है 2, ये 2 गया, ये तो 1 होता है, आगे 3 से क्या गया यहाँ पर 3 गया, ये कट जाएगा यहाँ पर। अब आगे कुछ और नहीं कट रहा, तो 4 फैक्टोरियल तो 4 गुना 3 गुना 2 तो ये 24 होता है, इंटू आगे
5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 120 होता है, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 2 फैक्टोरियल 2 गुना 1 2 गुना 1, तो ये हो गया 4 गुना आगे, ये कितना बन गया यहाँ पर 2 गुना आगे, क्या बनेगा यहाँ पर 2, ये बनेगा। सोल्व करो इसको, तो 4 गुना 2 कितना होता है 8, और 8 दूनी होता है 16, यहीं पे मिस्टेक हुई थी हम, 4 से काटा तो कितना बना 6, और इसको 2 से जब काटेंगे तो कितना बनेगा 3, और इसको 2 से जब काटेंगे तो कितना बनेगा 60। पिछली बार हमने 120 लिखा था, कितना होगा 180। अब ठीक है अपना आंसर, तो ये तो आ गया 180, तो ये आ गया हमारे पास 180। अब पिछली बार जब हमने उसको सोल्व किया था किसको 14C2 को, तो कितना बन रहा था दोस्तों हमारे पास 91 इंटू 33 आ रहा था यहाँ पर, तो 3 से काटेंगे तो ऊपर तो आएगा 60 और नीचे आएगा 11, तो 1000 कितना बनेगा 1। बिल्कुल ठीक आंसर है। आंसर कौन सा बनेगा दोस्तों, कौन सा बनेगा हमारा, ये बन जाएगा 60/1001। पिछली बार हमने जब इसको कैलकुलेट किया था तो गलती से 120 हमने इसको कर दिया था, तो 120 नहीं आएगा दोस्तों, ये कितना आएगा 180 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का फॉर्मूला तो आपको आता होगा। आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, बहुलक पूछा है, तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला आपको क्लास में पढ़ाया भी जाता था। बहुलक का मतलब क्या होता है बताओ, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, मोड। तो बहुलक में मतलब है जो सबसे ज्यादा बार आए, तो सबसे ज्यादा बार कौन है 11, ये सॉरी 20, ये फ्रीक्वेंसी है 20, तो इसकी ये लिमिट है ये वाली, तो ये 11 और 20, तो लोअर लिमिट 11, अपर लिमिट कितनी है 20, और हाइट कितनी दे रखी है अंतराल की, आपको 9 दे रखी है। तो आपने फॉर्मूला देखा होगा यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा L प्लस आगे क्या होता है F1 माइनस क्या होता है यहाँ पर F0। पहले तो आप ये चीज समझना दोस्तों कि बहुलक क्या होता है, मोड का मतलब होता है वो फ्रिक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार आए। तो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा 2F1 माइनस क्या है यहाँ पर F0 माइनस क्या है दोस्तों यहाँ पर F2 और इनटू हाइट या डिफरेंस के लो इसको, तो H हो गया। तो वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, आंसर सीधा मिल जाएगा। तो लोअर लिमिट कितनी है आपको 11, टी में ये नहीं आता है, मेंस के अंदर ही आता है। F1 की वैल्यू कितनी है 20, तो हमने कहा 20, F0 मतलब इससे जस्ट पहले कौन है ऊपर 9, तो हमने कहा 9, नीचे बात करें 2F1, F1 का मान 20 है, तो 20 गुना 2 कितना बना यहाँ पर 40, माइनस F0 का मान कितना है 9 है, तो -9, F2 का मतलब है बाद वाला, तो कितना बना 18, और अंतराल कितना है यहाँ पर 9 का। सोल्व करेंगे इसको 11 प्लस, तो 20 में से 9 गया तो आएगा 11, 18 और 9 27, 40 में से जब 27 कम करोगे तो कितना बनेगा 13, इंटू कितना बनेगा 9, तो 11 9 कितना होता है 99। 99 को जब आप डिवाइड करेंगे किससे दोस्तों, डिवाइड करेंगे किससे 13 से, तो 13 7 कितना होता है 91, 91 बचा कितना यहाँ पर 8, डेसिमल लगा के कितना हुआ 0, तो 13 छीन कितना होता है 78, 7.6 लगभग। तो 11 में जब 7.6 जोड़ेंगे तो आंसर जो आएगा हमारा वो आंसर क्या बी आ जाएगा क्या। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो बनेगा वो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर बी ऑप्शन। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके लिए है आसान है ये तो, 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का मतलब है कि ऊपर और नीचे को काउंट नहीं करा, सिर्फ चारों दीवार की बात हो रही। चारों दीवार क्या होती है 2H, आगे क्या बना यहाँ पर L प्लस क्या हुआ यहाँ पर B, यही बना। और ये आपको कितना दे रखा है 1800 कितना दिया हुआ दोस्तों 48 दिया हुआ है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो हाइट आपको दे रखी है 22 है, तो 2 गुना H का मान दे रखा है आपको 22, आगे बात करें L प्लस B, और बराबर में आपको दे रखा है यहाँ पर 1848, 1848। इसको काटिए आप लोग, जब आप इसको काटेंगे तो 2 से काट दो पहले, तो 2 से काटेंगे तो आएगा 9, 2 और कितना आएगा 4, फिर आप इसको 11 से 2 से फिर काट दो तो ये बना 11, 2 से काटेंगे तो 4, 6 और कितना बनेगा 2, और जब आप इसको 11 से काटेंगे तो कितना बनेगा 4 और कितना बनेगा 2। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि L प्लस B का जो वैल्यू है तो किसके बराबर आएगा यहाँ पर 42 के बराबर होगा। ये भी कह रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 ज्यादा है, लंबाई चौड़ाई से 10 ज्यादा है, तो चौड़ाई यदि x है तो लंबाई क्या हो जाएगी x प्लस 10 हो जाएगी यहाँ पर, और बराबर में आपको दे रखा है 42, तो x और x कितना हुआ 2x, बराबर आगे कितना होगा 10 उधर जाएगा तो बनेगा 32, तो x का मान कितना बना दोस्तों यहाँ पर 16। यदि x का मान 16 बन गया तो आप ये कह सकते हो कि चौड़ाई तो इसकी 16 आएगी और लंबाई इसकी 10 ज्यादा है, तो L इसकी कितनी आएगी 16 में 10 ज्यादा करो कितना आएगा 26 आएगा। ये और ऊंचाई आपको दे रखी है, ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है यहाँ पर 22 दे रखी है। तो आपसे वॉल्यूम पूछा है तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 6 गुना 6 होता है 36,
36 का 6 दूनी 12, तो लास्ट में 2 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मल्टीप्लाई कर लो इसको, 26 गुणा 16। तो पहले 26 को गुणा किससे कर ले हम लोग, 16 गुणा कितना करें हम लोग, 22, यही करें हम लोग। तो 2 इसको लिख सकते हो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 4 इधर दे दो, तो 26 दूना 52 गुणा 2 104 आ जाएगा, और 4 इधर दे दो तो कितना बनेगा, 88 बन जाएगा। ऐसा लिख सकता हूँ इसको मैं, भाई इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 4, तो 1 4 तो इसके साथ दे दो और 1 4 इसके साथ दे दो। अब मल्टीप्लाई कर लो, 8 4 32 का 2, कैरी कितना बना 3, ये बना 0, 8 4 32 और 3 कितना बना 35 का 5 कितना हुआ 3। तो लास्ट में 52 कितने ऑप्शन में आ रहा है, एक में आ रहा है, तो आंसर जो बनेगा हमारा, वो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है। अभी ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर चल रहा है वो 15 चल रहा है, 15 का आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आगे क्वेश्चन नंबर 16। तो ये सारे क्वेश्चन आप बार बार करिए, 1 से लेके 15। चलो आगे की तरफ चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं हम लोग। एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 11.5% की हानि पर माल बेचता है। 11.5% हानि का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि कोई चीज है, वो कह रहा है कि भाई मैं तो खुद 100 में लेके आ रहा हूँ, 100 रुपए में लेके आ रहा हूँ, और यदि 10% नुकसान की बात करता तो 90%। यहाँ पे 11.5% की बात कर रहा है, मतलब बेच कितने में रहा है वो, 88 पॉइंट कितने रुपए में बेच रहा है, 5 रुपए। तो वो नुकसान की बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में कर क्या रहा है वो, 180 ग्राम के बजाय 177 ग्राम वजन का ही यूज कर रहा है वो। तो उसने 177 ग्राम वजन बेचा है, तो जो चीज उसने बेची वो उसको कितने की पड़ी। तो हमने कहा कि जो चीज उसने बेची वो इसको कितने की पड़ी, तो 177 ग्राम का सीपी। लेकिन बेचते समय दुनिया की नजर में तो 180 ग्राम बेच रहे हैं, ध्यान रखना है यहाँ पर। तो हमने कहा कि 180 ग्राम का क्या करोगे आप, एसपी। तो आपने क्या कहा कि वो सही वजन तो 180 ग्राम है उसका, लेकिन वो तोलते समय 177 ग्राम ही तोल रहा है। तो एक्चुअल में जो वेट तोल रहा है वो उसको कितने का पड़ा, तो वो इतने रुपए का ही तो पड़ा था। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे दोस्तों, तो ये बनेगा 177 और क्या बनेगा 00, और इसको आप मल्टीप्लाई करो 180 को, जब आप मल्टीप्लाई करोगे 88.5 से, तो नीचे क्या आएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा, 0 से क्या गई यहाँ पर 0। तो आप इसमें से 2 उसको दे दो ताकि 9 से मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए। तो 2 को जब देंगे तो ये बनेगा 2 5 10 0 1, 2 8 16 17 7 1, 2 8 16 और एक कितना बना 1770, और गुणा क्या बन जाएगा 9। तो हमने लिख दिया 1770, और गुणा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9 लिख सकता हूँ, यहाँ पर तोड़ के लिख दिया थोड़ा सा हमने इसको। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 100 पूरा पूरा कट जाएगा, ये बनेगा 10 और ये कितना बनेगा यहाँ पर 9। तो आप बताओ नुकसान कितना, एक का किस पे लगेगा 10 पर, गुणा करेंगे यहाँ पर 100, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर 10%। नुकसान नहीं, तो नुकसान कितना हुआ यहाँ पर 10% का। तो एक्चुअल में इसको इतना नुकसान नहीं हो रहा जितना वो कह रहा है, तो उसका परसेंट लाभ या हानि बताइए। तो आपसे पूछा है कि उसका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट कितना होगा, तो यहाँ पे 1770 गुणा 10 और यहाँ 1770 गुणा 9, तो नुकसान हो रहा है उसको। तो एक्चुअल में वो 11.5% के नुकसान की बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसको नुकसान कितना हो रहा है यहाँ पर 10% का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 पासों को फेंकने पर 2 अभाज्य संख्या। तो पासे पे नंबर क्या क्या होता है, 1, ये होता है 2, ये होता है 3, फिर होगा 4 या 5 या क्या होगा 6। किसी भी डाइस को जब आप उछालते हो तो टोटल 6 नंबर होते हैं। इनमें से यदि हम बात करें 2, और एक कौन है यहाँ पर 3, और एक क्या है यहाँ पर 5, ये तो होंगे प्राइम नंबर, हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो 3 तो होती है यहाँ पर अभाज्य संख्या, कितने में से, 6 में से, तो बोलेंगे 3 तो हो गई यहाँ पे अभाज्य संख्या। और आगे बात करें हम लोग, तो जो 4 और 6 है ये दोनों हो गई यहाँ पर भाज्य संख्या, इसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, ये हो गई यहाँ पर कंपोजिट नंबर। एक जो होता है ना तो प्राइम में काउंट करते हैं ना उसको कंपोजिट में हम लोग काउंट करते हैं। तो पहले तो आप ये देखो कि डाइस पे टोटल नंबर कितने होते हैं दोस्तों, 6 नंबर होते हैं, 1 से लेकर कहाँ तक होता है यहाँ पर 6 तक। उनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं वो देख लो। तो आप बताइए, यदि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी हम देखें आप कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप कह दोगे कि प्राइम नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी कितनी है यहाँ पर 3, और टोटल कितने हैं यहाँ पर 6। तो आप बताओ प्राइम नंबर का कितना होगा यहाँ पर 1 बाई कितना होगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बात करें हम लोग, आगे बात करें तो कंपोजिट नंबर आने का कितना हो जाएगा, तो 2 घटना हो सकती है 6 में से, कितना बनेगा 1/3 बनेगा।
आगे बात करें, आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 3 पासों को फेंका हमने, तो 3 पासों को फेंकने पर 2 तो अभाज्य आनी चाहिए और एक भाज्य आनी चाहिए। तो 2 तो आनी चाहिए भाज्य, तो हमने कहा कि P, और हमने कहा P 2 भाज्य और एक C, तो ये हो सकता है। प्लस आगे बात करें P C P भी हो सकता है, प्लस आगे बात करें तो C P P भी हो सकता है। ऐसा होगा कि यहाँ पर, तो आप देखो कि ये कह रहा है कि 3 बार आपने पैसा, तो हो सकता है कि शुरुआत के 2 पे तो प्राइम आ जाए, तीसरे पे हमारे पास कंपोजिट आ जाए। तो हमने कहा पी पी सी, एक हमने लिख दिया पी सी पी, और एक क्या लिख दिया हमने यहाँ पर पी सी पी, और क्या लिख दिया यहाँ पर पी लिख दिया। तो ऐसा ही कर सकते हैं हम लोग। तो आगे आप इसको जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करिए, तो यहाँ भी पी 2 बार, पी 2 बार, तो पी कितना है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्या करोगे दोस्तों स्क्वायर, गुना आगे आप बताओ कंपोजिट आने की कितनी है 1/3, और ऐसा सेम ही तो आगे आ रहा है यहाँ पर, तो ऐसा कितनी बार करें हम लोग 3 बार, तो गुणा कर देंगे इसको 3, तो 3 से गया दोस्तों 3, तो आंसर क्या 1/4 बन जाएगा क्या, तो आप कह देंगे बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 17 होगा दोस्तों, उसका जो आंसर बनेगा हमारा, वो आंसर क्या बनेगा 1/4। भाई आपने प्राइम, ये कह रहा है कि 3 पासे आपने फेंके, हो सकता है पहले वाले पासे पे प्राइम, दूसरे पे भी प्राइम, तीसरे पे कंपोजिट आएगा, क्योंकि लिखा है यहाँ पर 3 पासों को फेंकने पे 2 अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी। चलिए अगला क्वेश्चन आप ध्यान से सुनना। आपको क्या क्या दे रखा है दोस्तों, माध्य दे रखा है आपको, आपको क्या दे रखा है यहाँ पर मीन दिया हुआ है, तो आपको दे रखा है मीन, तो क्वेश्चन में मीन भी आपको दे रखा है, और क्या दे रखा है आपको बहुलक, मोड भी आपको दे रखा है, तो मीन और मोड आपको यहाँ पर दे रखा है। और आगे आपसे पूछा क्या यहाँ पर कि माध्यिका ज्ञात करो, तो अपने से यहाँ पर मीडियन पूछी हुई है, तो हमसे यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, मीडियन पूछा हुआ है। तो आपको जब क्लासरूम स्टडी की हम लोग बात करें, तो क्लासरूम स्टडी में आपको पढ़ाया जाता होगा कि मोड बराबर, आप ध्यान रखो जब आप क्लासरूम पढ़ते हैं, ये तो आप 10th क्लास में भी पढ़ते हो, यहाँ पर जब हमें 10th क्लास की बात हम लोग करते हैं तो आपको पढ़ाया जाता है कि मोड बराबर 3 मीडियन, मोड बराबर क्या होता है दोस्तों 3 मीडियन, माइनस क्या होता है यहाँ पर 2, और क्या लिखोगे यहाँ पर मीन। जब आप स्कूल टाइम की बात करो और एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है यहाँ से कि मोड मीडियन और मीन में क्या रिलेशन होता है, यदि आपको नहीं आता तो आपको याद कर लेना है ये, खासकर मेंस के लिए। तो मोड आपको दे रखा है क्या, तो बहुलक आपको 27 दे रखा है, मीडियन अपने को मालूम करना है, तो 3 इंटू क्या करा मैंने दोस्तों यहाँ पर मीडियन अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। आगे बात करें इंटू 2 इंटू मीन, मीन कितना दे रखा है अपने को 24, और 24 गुणा 2 कितना बना 48, तो आप इधर लेके आओ 8 7 15 5 1 4 2 6 75 हो जाएगा, नीचे आएगा 3 दोस्तों, तो बराबर आएगा यहाँ पर मीडियन, ये आ गया मीडियन। तो 75 में जब 3 का भाग लगाओगे तो क्या 25 आ जाएगा क्या, तो आप कह देंगे बिल्कुल आंसर हमारा क्या बनेगा 25 बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंकड़ों में एक खोखले अर्धगोले की बाह्य और आंतरिक त्रिज्या 21 और 24 है, तो ये तो आप कर लोगे। यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग, 21 तो है इसकी आउटर रेडियस, 14 है इसकी इनर रेडियस, तो खोखले अर्धगोले का आयतन ज्ञात करो। अर्धगोले का आयतन, तो पूरे गोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3, तो आप क्या करेंगे बाहर वाला जो गोला है 2/3 पाई, क्या करेंगे दोस्तों हम लोग r³ माइनस क्या करोगे यहाँ पर स्मॉल r³, ये कर सकते हैं हम लोग। तो 2/3, आगे बात करें पाई का वैल्यू कितना बनेगा दोस्तों 22 बटा कितना बनेगा यहाँ पर 7, आगे बात करें इंटू कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर की वैल्यू आपको दे रखी है 21 का क्यूब, आगे बात करें माइनस ये कितना दे रखा है आपको 14 का क्यूब। तो आपने इस तरीके से बात करी, सोल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। तो 2/3 इंटू क्या बनेगा दोस्तों 22 बटा कितना बनेगा 7, इंटू आगे 7 गुणा 3 लिख सकता हूँ, 7 गुणा 2 लिख सकता हूँ, तो 7 का क्यूब तो कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, तो 7 का क्यूब मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, तो यहाँ 3 का क्यूब बचेगा, माइनस आ गए, तो 7 गुणा 2 लिख सकते हैं हम लोग, तो 7 का क्यूब माइनस आ गया, तो क्या 2 का क्यूब बच जाएगा क्या, और आगे सोल्व करें इसको तो क्या बनेगा दोस्तों 2 बटा कितना बनेगा 3, गुणा आगे 22, 7 से 7 काट सकते हैं हम लोग, इंटू क्या बनेगा यहाँ पर 49, गुणा आगे यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8, 27 में से जब आप 8 कम करोगे तो क्या 19 आ जाएगा क्या, तो आप कह देंगे बिल्कुल यहाँ पर 19 आ जाएगा। देखो 1 2 ये 1 3 ये 1 4 और ये 1 3, तो पूरा डिवाइड करेंगे तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो आप इसको थोड़ा आसान बना लीजिए। कैसे बनाएंगे इसको आसान, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 9 2 18 का 8 1, आगे 9 2 18 8 1, 9 दूनी 18,
और 4 दूनी 8, 18 और 8 26, 27 का 7 2, 9 दूनी यहाँ पे 4 दूनी 8 और 2 कितना बना 10, तो 1078 आ गया। गुणा इसको 2 से कर लो, तो 2 8 कितना हुआ 16 का 6 1, 2 7 14 का 4 1, तो ये बना 1 और कितना बना 2 एकम 2, यही बनेगा हमारे पास। 2 8 16 का 6 1, 2 7 14 1 15 आएगा। सॉरी आप देखना यहाँ पर जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 2 8 कितना हुआ 16 का 6 1, 2 7 14 15 का 5 1 और कितना बना 1 और ये 2। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब गुणा किससे करना है 19 से, और डिवाइड किससे कर देना है अपने को 3। तो यही करेंगे हम लोग। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपने किस किस को मल्टीप्लाई कर लिया। दोस्तों आप कैलकुलेशन को आराम से देखो। सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। फॉर्मूला जब आप पता करेंगे तो 2 इंटू 22 इंटू 49 ये आप कर चुके हो, तो आएगा 2156। आपने कहा कि अर्धगोले के आयतन की बात कर रहे हैं, तो अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 में कैपिटल आर और ये दे रखा है 21 को मैंने लिख दिया 7 गुणा 3। थोड़ा सा जितना आसान बना सकते हो बना लो आप। तो इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 3, इसको लिख सकते हैं 7 गुणा 2। 7 का क्यूब दोनों में से कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 3 का क्यूब और 2 का क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8, 27 में 8 कम करोगे तो कितना आएगा 19। और नीचे कौन है यहाँ पर दोस्तों 3 है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 2100 कितना आया 56। और 2156 को गुणा किससे करेंगे दोस्तों हम लोग 19 से। करिए जरा 19 से गुणा, 19 गुणा 6 कितना होता है 114, कैरी कितना बना 4, ये बनेगा हमारे पास। 19 5 कितना होता है 95, 95 में 11 जोड़ेंगे तो 106, तो कैरी कितना बना यहाँ पर 10, ये करेंगे हम लोग। 19 एकम 19 और 10 29, कैरी कितना बना यहाँ पर 2, ये काम करेंगे। 19 दूना 38, 38 और 2 कितना बना दोस्तों 40, तो ये बनेगा हमारे पास। और इसको आप डिवाइड किससे करोगे दोस्तों 3 से, तो 3 एकम कितना बना 3, अब बचेगा कितना 10, तो 3 तिया कितना हुआ यहाँ पर 9, तो 13 वाला ऑप्शन आ रहा है। तो आगे की बात करें फिर बचेगा तो 6 आएगा, तो 136 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, और भी आ रहा है आगे। 3 एकम 3, बचेगा 10, तो 3 तिया 9, फिर बचेगा कितना 19, 3 6 18, फिर बचेगा 16, तो 6 5 आएगा। तो 6 5 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आंसर क्या हमारा सी बनेगा। इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं था, केवल और केवल आपकी कैलकुलेशन थी। और कैलकुलेशन में 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना और 3 डिजिट को 3 डिजिट से मल्टीप्लाई करने की प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करनी है। आगे देखो ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5 है, तो मान लेते हैं ए वर्तमान में कितना है 5x का और बी कितने का दोस्तों 8x। प्रेजेंट की बात करी ए और क्या है यहाँ पर बी। 6 साल पहले की बात करें तो ए अभी 5x का है और बी अभी कितने का है 8x का है। यदि 6 साल पहले करे तो दोनों में 6 कम हो जाएगा, तो -6 और माइनस क्या कर दिया 6 कर दिया। 6 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा दोस्तों 1:2 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको आप 1:2 कर दो, तो 1 रेशियो कितना बना 2, तो 5 गुणा 2 कितना बना 10x, माइनस बना ये 12, बराबर आगे 8x माइनस कितना बना यहाँ पर 6। इसको आप इधर लेके आओगे तो 2x और 12 में 6 कम करोगे तो 6, तो x का क्या वैल्यू 3 आ जाएगा क्या, और x का वैल्यू 3 आ गया, तो 3 5 कितना होता है 15 और 3 8 कितना होता है 24, 15 और कितना 24। क्या पूछा आपसे क्वेश्चन में कि b की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो क्या b की वर्तमान आयु 24 हो जाएगी क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 24 हो जाएगी। आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा सी ऑप्शन। उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। कोस ए साइन बी, आप याद करो, आप याद करो 2 कोस ए, आप याद करो दोस्तों इसको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये बनता है 2 कोस ए, और क्या लिखा मैंने यहाँ पर कोस। साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। आप देखना यहाँ पर 2 कोस ए और आगे क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर साइन बी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई माइनस साइन क्या होगा यहाँ पर एक्स प्लस वाई। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए कोस बी, और यहाँ भी साइन ए कोस बी, तो कट जाएगा वो, तो फिर आएगा साइन कोस ए साइन बी कोस ए साइन बी, तो जुड़ के ये चीज़ यहाँ पे बन जाएगी। आप हाँ या ना बोलो कि क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या, कि 2 साइन ए साइन बी, जहाँ पे मैंने x और y लिखा है वहाँ पर आप a और b कर सकते हो, या फिर जहाँ पर मैंने a और b लिखा है वहाँ पर आप क्या कर सकते हो x और y कर सकते हो। आप इस चीज़ को देखो पहले अपने कॉपी जहाँ पे आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, जहाँ पे आपने यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया गया है तो आप चेक करके देखो कि क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या। साइन, वापस समझना इस बात को क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। आपको ये पता है
कि साइन ए प्लस बी क्या होता है और कोस ए प्लस बी क्या होता है। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस क्या होता है कोस ए साइन बी। तो हम 2 कोस एक्स साइन वाई की बात कर रहे हैं। हम लिख रहे हैं यहाँ पर 2 कोस एक्स साइन वाई। देखना ध्यान से, हमने लिखा 2, फिर हमने लिखा यहाँ पर कोस एक्स और फिर क्या लिखा मैंने यहाँ पर साइन वाई। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दोबारा देखना क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई और इसमें से माइनस कर दो साइन एक्स माइनस वाई। आप बताओ, आपको ये तो पता ना साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी, तो इसमें भी आएगा साइन ए कोस बी, तो कट जाएगा यहाँ पे आएगा कोस ए साइन बी, यहाँ आएगा कोस ए साइन बी माइनस का माइनस माइनस प्लस होके कोस ए साइन बी 2 बार आ जाएगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे बात कर सकते हो। दूसरा जो फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मेट को आप ध्यान से देखो, 2 कोस ए क्या बना यहाँ पर साइन बी। दूसरा जो बनेगा यहाँ पर, दूसरा बनेगा कोस एक्स माइनस क्या हुआ वाई, माइनस क्या कर दो कोस क्या कर देंगे दोस्तों एक्स प्लस वाई। ऐसा करने से जो रिजल्ट आपको बनेगा क्या, वो 2 साइन ए साइन बी 2 साइन एक्स साइन वाई बन जाएगा क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल बन जाएगा। ये बन जाएगा 2 क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर साइन एक्स और क्या बनेगा यहाँ पर साइन वाई, यहाँ पे बन जाएगी। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओ, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो पहले तो ये बनेगा एक्स प्लस वाई, एक्स का मान है 73 और ये है 33, तो 73 में 33 जोड़ेंगे तो 106 साइन 106 आ जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल साइन 106 आ जाएगा। आगे बात करो माइनस साइन एक्स वाई, यहाँ पे देखना एक्स माइनस वाई, 73 में 33 घटाओ। जब आपने ये फॉर्मूला लगाया तो नीचे ये वाली चीज तो बन जाएगी हमारे पास में। अच्छा, जब आप ये लगाओगे एक्स माइनस वाई, तो 73 में से 33 कम करो तो 40 आएगा, तो ये भी चीज आपको मिल गई माइनस साइन 40, बिल्कुल ठीक है। फिर लगाओ आप कोस एक्स माइनस वाई इसमें, तो 73 में से 33 गया तो 40 आएगा, तो कोस 40 ये आ रही है यहाँ पर। और आगे बताओ एक्स प्लस वाई, 73 और 33 को जोड़ेंगे तो आएगा कोस 106 माइनस में यार। तो जब आप इसको फॉर्मूले से सोल्व करोगे तो नीचे ऊपर वाली वैल्यू सेम हो जाएगी, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों 1 बनेगा। ध्यान रखना, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, ये 4 फॉर्मूले यदि आपको याद है तो इन चारों फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले बना सकते हैं। और आई थिंक साइन ए प्लस बी क्या होता है, आई थिंक ये सारे फॉर्मूले आपको याद है। मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। साइन जो होता है ये बोलेंगे ए प्लस माइनस बी, या तो प्लस आएगा या बी आएगा। क्या होता है दोस्तों ये साइन ए, ये होता है कोस बी, आगे यदि यह प्लस है तो प्लस क्या आएगा यहाँ पर कोस ए और क्या बनेगा यहाँ पर साइन बी, और यदि बीच में माइनस होगा तो फिर माइनस आएगा, एक तो ये बनेगा। तो हमने क्या करा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया और उसमें से साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला घटाएंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। उसी तरह आगे बात करें, कोस यहाँ पे लिखा मैंने ए प्लस माइनस क्या लिखा, क्या बनेगा यहाँ पर, ये बनेगा कोस ए, आगे क्या बनेगा दोस्तों कोस बी, माइनस क्या बनेगा यहाँ पर साइन ए और क्या बनेगा यहाँ पर साइन बी। यदि यहाँ प्लस होगा तो माइनस आएगा और माइनस हो तो क्या होगा प्लस आ जाएगा। तो आप कोस ए माइनस बी के फॉर्मूले में से आप जब कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाओगे तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा। तो उम्मीद है कि फॉर्मूले आपको सारे याद होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये दे रखा है 72 माइनस 19√3। एक तो आपको ये दे रखा है 72 माइनस 90√3 आपको दे रखा है, और बराबर में आपको क्या दे रखा है, बराबर में x माइनस वाई कौन है यहाँ पर दोस्तों √3। रूट हटाने का तरीका है सबसे बढ़िया कि स्क्वायर कर दो, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो इसका। जब आप इसका दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इधर बनेगा 72 माइनस क्या बनेगा 90√3, इधर क्या बनेगा दोस्तों x की पावर 2 प्लस आगे √3 का स्क्वायर 3 y की पावर 2 माइनस क्या बनेगा यहाँ पर 2√3 xy बनेगा। यदि हम कंपेयर करें इसको तो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर की वैल्यू तो आएगी 72, और ये वाली जो वैल्यू बनेगी ना, ये वाली वैल्यू, इसको ध्यान से देखो आप, तो √3 को हटा दो इसमें से। आप जब इसमें से √3 को हटा देंगे तो माइनस 90√3 है इधर, और इधर बताओ इधर कौन है, इधर है माइनस 2√3 कौन है, एक्स वाई है। तो आप जब इसको सोल्व करेंगे, तो आप जब सोल्व करो तो आप बताओ √3 को यदि हटा दिया जाए, तो √3 को मैंने हटा दिया यहाँ पर, और माइनस से क्या गया माइनस, और 2 से काट दो इसको 90 को तो 45 आ जाएगा क्या। तो आप कह देंगे कि एक्स वाई का जो वैल्यू बनेगा, एक्स वाई का वैल्यू क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर 45 बन जाएगा। आराम से एक बार देख लो, और कोई भी आपको डाउट लगे, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आए, तो आप एक काम कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको यहाँ पर काउंट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखना। एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 80 रन बनाता है, जिससे उसका औसत एक्स बढ़ जाता है,
17वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर 35 है। 17वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना है? 35 है। तो x का मान ज्ञात करो। तो 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए, तो 16वीं पारी तक कितने रन बनाए उसने मान लो, तो कह रहा है उससे उसका औसत x बढ़ जाता है। यदि 17वीं पारी के बाद उसका औसत 35 है, अच्छा 17 पारियों का औसत 35 है, 17 पारियों में 35 के हिसाब से क्या यही रन बनेंगे यहाँ पर? मैंने कहा ये 35 करा मैंने। अच्छा औसत उसका x बढ़ गया था, तो पहले औसत क्या था उसका? 35 माइनस क्या था यहाँ पर? x। भाई यदि मान लो औसत 2 बढ़ गया और 2 बढ़ के 35 हो गया, तो पहले कितना था? 33। और ये औसत कितने पारियों का उसका? 16 का, 16 पारियों का। तो आप बताओ ये जो रन है तो 16 पारियों के रन है और ये 17 पारियों के रन है, और इन दोनों रनों में कितने का डिफरेंस यहाँ पर? 80। यही रखा आपको। क्यों है 80 का? क्योंकि 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाए। तो आपसे x का मान पूछा है। आप दोबारा समझना, ये कह रहा है कि 17वीं पारी के बाद उसका औसत कितना हो गया? 35 हो गया। यदि 17 पारियों में हम लोग 35 की औसत से रन बनाएंगे तो टोटल स्कोर हमारा 17 गुना 35 होगा 17 पारियों का। लेकिन ये 17वीं पारी में जो औसत 35 हुआ था x बढ़ने के बाद हुआ था, तो x बढ़ने के बाद 35 हुआ, तो पहले कितना था? 35 माइनस एक्स, और 35 माइनस एक्स 16 पारियों का था, तो गुना 16 कर दिया और इनका अंतर कितना बना? 80। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। आप सोल्व करो, 17 5 होता है 85 का 5 8, 17 थी 51, 51 और 8 कितना बना यहाँ पर? 500 कितना हुआ? तो 17 5 85 का 5 8, और 17 थी 51 और 8 कितना हुआ? 59। माइनस आगे बात करें हम लोग तो माइनस ये बनेगा 16 5 कितना होता है? 80 जो 8, 16 थी 48, 48 और 8 कितना हुआ? 56, तो 560। और आगे यहाँ पर को ब्रैकेट लगा रखा है मैंने, 16 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस कितना आएगा? 16 x, और बराबर में कौन? सोल्व कर लो इसको। ये 595 में से 560 गया तो कितना बनेगा? 35 प्लस का, और 35 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा? 16x बराबर आ गए 80 में से आप 95 में से 60 घटाओगे तो 35 आएगा, और 35 उधर जाके जब इसमें से माइनस होगा तो ये क्या 45 बन जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल। ये कितना बन जाएगा दोस्तों? 45। 45 में 35 जोड़ेंगे तो 80 आ जाएगा। तो 16 दूना कितना होता है? 32, 16 थी 48, तो 2.8 आ जाएगा। तो 45 में जब हम किसका भाग लगाएंगे? 16 का, 16 दूना कितना बना? 32। क्या बचेगा यहाँ पर? 3, और क्या बनेगा? 1, डेसिमल उठाएंगे तो 0। लगभग में यदि हम बात करें तो आंसर क्या हमारा 2.8 बन जाएगा क्या? चेक करो एक बार कि क्या हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करी है क्या। एक्स का मान 2.81, 2.8 लगभग ये आएगा, तो आंसर हमारा ये बन जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि एवरेज में ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं एग्जाम में, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिल जाए। आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? तो आप बोलेंगे n/2। तो क्या होता है दोस्तों? 180 डिग्री होता है। बार तो इसका वैल्यू दे रखा है आपको कितना? 4500। एक तो पॉलीगन में ये दे रखा है आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोणों का योग, ये दे रखा है आपको, और आंतरिक कोणों का योगफल 720 दे रखा है दूसरे वाले पॉलीगन में। n-2 इंटू क्या करेंगे दोस्तों हम लोग? 180, और इंटू आपको कितना दे रखा है यहाँ पर? 720। ये भी आपको क्वेश्चन आप देखना, किसी भी पॉलीगन के जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो n-2 इंटू 180 होता है, n-2 इंटू 180 होता है। जब आप इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 0 से क्या गई 0, 9 से काटेंगे तो 2, और 9 से काटेंगे तो आएगा 50, 2 से काटेंगे तो 25, 2 उधर जाके माइनस होगा, तो पहले वाले पॉलीगन की साइड तो 27 होगी। इधर बात करें हम लोग 18 4 72, n बराबर 18 से काटेंगे तो 4 बार, और यह क्या आएगा? आपसे क्या पूछा है कि दोनों भुजाओं की साइड्स का रेशो कितना होगा? तो 27, और कौन है दोस्तों यहाँ पर? 27, और कौन है यहाँ पर? 6। तो आप इसको काटिए 3 से, तो ये गया 9 बार, 3 से काटेंगे तो 2 बार, तो आंसर क्या बनेगा हमारा? 9:2। तो उम्मीद है ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्वेश्चन पढ़िए। अच्छा ये कह रहा है, यदि व्यक्ति एक साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने के अनुकूल संयोगानुपात कितना है? 7/9। संयोगानुपात जो है इसको हम क्या कहते हैं? ओड्स इन फेवर। इसका मतलब है कि किसी भी घटना के घटित होना अपॉन नीचे नहीं घटित होना, तो घटित होने के चांस 7 है, नहीं घटित होने के 9 है। तो आप बताओ आदमी ए के साक्षात्कार में पास होने का, ए में आदमी ए के एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 7 बटा कितना होता है? 9 और 7 कितना होता है? तो हमने कहा 16 टोटल है, 16 में से 7 तो होने की है, 9 नहीं होने की है। तो नहीं होने की कितनी है? मतलब ए के फेल होने की कितनी है?
तो ए के फेल होने की क्या 9/16 हो जाएगी। ध्यान रखना संयोगानुपात, अनुपात मतलब संयोगानुपात का मतलब होता है ओड्स इन फेवर। ओड्स इन फेवर का मतलब होता है कि किसी घटना का घटित होना और नहीं घटित होना, ये हम लोग बात कर रहे हैं। आगे हम बात करें दूसरा जो दे रखा है आपको, दूसरे में क्या है, आपको कह रहा है कि आदमी जो बी है, बी के साक्षात्कार में पास होने की, और हमने कहा कि बी के साक्षात्कार में क्या हुआ, फेल होने की। तो टोटल देखो पहले तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, तो टोटल आप बताओ टोटल कितने हैं, 7 और 5 12। तो 12 में से 5 तो 7 होने की है, और 12 में से 7 उसकी क्या होने की है, फेल होने की है। अभी कह रहा है कि दोनों में से किसी एक आदमी के साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने या दोनों के साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने की अनुकूल सहयोगानुपात कितना होगा। भाई या तो दोनों आदमी साक्षात्कार में पास हो जाए, आप समझना, या तो दोनों पास हो जाए या दोनों में से कोई एक पास हो जाए, ये आपसे पूछा हुआ है। तो तीन तीन चीजें यहाँ पे बनेगी, आपको तीन चीजें यहाँ पर बनेगी दोस्तों। तो प्रोबेबिलिटी दैट ईदर विल क्लियर, और आपको ये कह रहा है यहाँ पर दोनों क्लियर कर ले, तो एक तो दोनों क्लियर करने की और या दोनों में से एक के पास होने की। तो दोनों के पास होने की क्या होगी, 7/16, 7/16 ये भी पास हो जाए और ये भी पास हो जाए, 5 बटा कितना बना यहाँ पर 12, ये होगी यहाँ पर। एक तो ये हो जाएगी, सोल्व कर लो इसको, तो बनेगी 7 पंजो 35 और 16 दूना 32 का 2 3 192। तो ये तो है दोनों के पास होने, या फिर ए पास हो जाए। यदि ए एग्जाम में पास हो गया इसका मतलब बी फेल हो गया, तो बी के फेल होने की 7/12। फिर आगे बात करें कि अब की बार मान लो ए फेल हो जाए, तो ए फेल हो गया तो 9/16, यदि ए फेल हो गया तो बी पास हो गया, तो बी के पास होने की कितनी होगी, 5 बटा कितना। तो आप सोल्व करेंगे तो 7 7 49, नीचे तो सेम आएगा 192, ऊपर क्या बनेगा 49 प्लस आगे यहाँ पे बनेगा 9 पंजो 45, ये बनेगा हमारे पास। तो 5 और 9 14 का 4 1, और ये बनेगा 94 अपॉन कितना 192, यही करेंगे दोस्तों हम लोग। अब आप बताओ कि ये तो दोनों के पास होने की और यह है किसी एक के पास होने की, तो आप बताओ ये यही तो कह रहा है, तो दोनों को आप ऐड करो। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करो जरा, 4 और 5 कितना होता है 9, और आगे 9 और 3 कितना होता है 12, 129 बटा कितना हुआ 192। तो आप बताओ जो क्वेश्चन की कंडीशन है उस हिसाब से 192 में से 129 होने की है, ये एक के पास होने की, तो बाकी माइनस कर दो इसमें से। तो 12 में से 9 कम करो तो कितना आएगा 3, ठीक है, और 8 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा 6 63। आप बताओ कट रहा है क्या, 3 के पाड़े से काटो, ऊपर तो आएगा 43 और नीचे काटो तो नीचे 3 के पाड़े से काटो तो 3 4 और 3 3 9 तो 43, और नीचे क्या आएगा यहाँ पर 21। तो आप देखो इसको कि हमने कोई गड़बड़ करी है क्या। आप देखो या तो दोनों के पास होने की, तो 7/16 गुणा क्या करेंगे हम लोग, बोथ विल क्लियर एग्जाम। तो ये कह रहा है कि दूसरे व्यक्ति बी के उत्तीर्ण होने की प्रतिकूल, उत्तीर्ण होने के अनुकूल, ये प्रतिकूल है, सॉरी ये प्रतिकूल है, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है। तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। मिस्टेक क्या करा, देख लो कितना घुमा दिया इस क्वेश्चन में, यहाँ पर आप ध्यान से समझना इसको। वापस से एक बार इसको देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको दे रखा है अनुकूल, ये अनुकूल है, यहाँ पर ये जो चीज है ये क्या चीज है यहाँ पर अनुकूल, और ये क्या चीज है यहाँ पे प्रतिकूल। मतलब 7 होने की 9 नहीं होने की, 7 होने की 9 नहीं होने की, यहाँ पे प्रतिकूल 5 है। प्रतिकूल 5 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, उसको समझना। प्रतिकूल का मतलब है नहीं होने की 5 है, नहीं होने की, ये कह रहा है प्रतिकूल का मतलब 5/12। प्रतिकूल सहयोगानुपात, प्रतिकूल का मतलब है अनुकूल का जस्ट अपोजिट। तो यदि यहाँ पे 7 होने की है तो यहाँ पे 7 होने की नहीं है, ये 5 क्या है नहीं होने की, तो आप क्या लिखोगे 5 बटा क्या लिखोगे 12, और ऊपर क्या आएगा यहाँ पर 7 बटा कितना है तो 12। समझ गए होंगे। अब दोनों पास करने की कितनी हो जाएगी 7/16 गुणा क्या करेंगे हम लोग 7 बटा कितना आएगा 12, कितना आएगा यहाँ पर 49 बटा कितना आएगा 112। काम आपने कर लिया। आगे बात करो, दूसरी बात करें किसी एक के पास होने की, तो आप बताओ मान लो कि ए पास हो गया तो फिर बी फेल हो गया, तो बी फेल होने की कितनी है 5/12। और यदि मान लो ए फेल हो गया तो 9/16, यदि ए फेल हो गया तो बी पास हो गया, तो बी पास होने की कितनी होगी 7/12। तो 7 पंजो 35 और 9 7 63, और नीचे आएगा 192, 192 और ऊपर आएगा 35 और 9 7 कितना बना दोस्तों 63, तो ये आएगा 8 और 6 और 3 कितना बना 9। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, जब आप ऐड करेंगे तो आप जरा ऐड करिए, तो टोटल कितना बना हमारे पास 192, तो ये बना 192। ऊपर है 49 और 98, 9 और 8 17 का 7 1 होता है, और आगे 9 और 4 13 और 1 14 होता है 147। तो 147 होने की है,
तो 192 में से इसको घटा दो आप, तो 12 में से 7 गया तो कितना बनेगा 5, और 15 में से, और यहाँ पे 12 में से 7 गया तो कितना बनेगा 5, यहाँ बचेगा कितना 8 में से 4 गया तो कितना बना 4, 3 से काट दो, 3 4 12 और 27, और 3 से काटो कितना बनेगा 15। 49/15 क्या ऑप्शन में है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल ऑप्शन में है। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों आपका? ये ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। तो आप ध्यान रखना, आपने जो प्री के वाले बच्चे होते हैं, जो एसएससी प्री का तैयारी करते हैं, उन लोगों को वैसे एक क्वेश्चन में 4-4 5-5 क्वेश्चन कभी भी प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के नहीं आते हैं। इस पेपर में दिए हुए आप थोड़ा सा, ऐसा नहीं होता, ये पेपर बनाने वाले ने, जिसने भी बनाया, थोड़ा सा ध्यान रखना था इसमें कि किसी भी, जब 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मान लो कभी हो भी जाए, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो पहली बात तो ये कि जो प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है आपको मेंस के पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐड किया है इसको रिसेंटली। दूसरी बात है कि आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि यहाँ पर किसी घटना का होना और किसी घटना का नहीं होना। तो यहाँ पे अनुकूल है, मतलब टोटली यदि 9 7 16 है तो 16 में से 7 होने की, 9 नहीं होने की। यदि यहाँ पे टोटल 5 और 7 12 है तो 12 में से 5 नहीं होने की और 7 होने की। अब ये कह रहा है कि जब दो आदमियों ने साक्षात्कार दिया तो या तो दोनों के पास होने की या किसी एक के पास होने की। जब किसी कोई एक पास होगा तो दूसरे को फेल होना पड़ेगा। तो हमने कहा किसी एक के पास होने की, तो ये कर दिया आपने इधर, और दोनों के पास होने की आपने ये कर दी। दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपको अनुकूल चाहिए, दोनों आदमियों के साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने की अनुकूल सहयोग अनुपात, तो होने की 147 है, नहीं होने की 45 है। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? ये ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। एक विमान 3900 मीटर ऊंचाई पर जब दूसरे विमान के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से गुजर रहा होता है, ये कह रहा है ए एरोप्लेन व्हेन 3900 मीटर हाई passes vertically above another plane at an instant when their angles of elevation at the same observation point are 45 and 30 डिग्री। ये आपको दे रखा है, ये प्लेन सरफेस है, एक एरोप्लेन यहाँ पे उड़ रहा है और एक एरोप्लेन इस जगह पर उड़ रहा है। तो आपको ये दे रखा है कि एरोप्लेन है। जब आपने इस वाले एरोप्लेन को देखा यहाँ से, तो एंगल बन रहा है 45, मैं लिख नहीं रहा, रेड कलर में 45 लिख देना। और जब आपने इसको देखा तो ये एंगल कितना बन रहा है 30, एक तो बन रहा है 30 लिख देता है चलो, और ये एंगल कितना बन रहा है तो 45, आपको गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब एक विमान 3900 मीटर ऊंचाई पर दूसरे विमान के ऊपर से गुजरता है, तो ये जो विमान ऊपर वाला जो विमान जो ऊपर से गुजर रहा है कितनी हाइट पे उड़ रहा है? 3900 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। आप बताओ, ये पूरा 45 है और ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी 45 होगा। और 45 के सामने 3900, तो इस 45 के सामने यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या ये भी 39 होगा क्या? आप बोलेंगे 39 होगा। आप कह सकते हो यहाँ पर कि यदि ये जो एंगल है यहाँ पर, ये वाला एंगल जो है ये 3900, तो ये भी 39 होगा, क्योंकि 45 है, ये भी तो 45 होगा यहाँ पर। अब इसमें चलते हैं हम लोग। ये एंगल कितना है हमारे पास में 30, ये एंगल हमारे पास 30, ये एंगल हमारे पास 90 और ये एंगल है 60। तो आप बताओ 60 के सामने वैल्यू क्या होती है? √3, और 90 के सामने वैल्यू क्या होती है? 1। तो आपको √3 का वैल्यू दे रखा है, तो 1 का वैल्यू निकाल लोगे आप। 1 का वैल्यू मतलब यहाँ से और यहाँ तक की वैल्यू निकाल लो आप। तो 3900 में तो आप क्या करेंगे, 1300 गुणा कितना होता है 3। 3900 में किसका भाग लगाओगे? √3 का, ये आएगा 1300 √3, क्या जाएगा 1300 रूट कितना आएगा 3। तो इसका मतलब ये वाला एरोप्लेन इतनी हाइट पर उड़ रहा है। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? एक विमान दूसरे विमान से कितने मीटर ऊंचाई पर है, तो दोनों का डिफरेंस पता करना है अपने को। तो दोनों का डिफरेंस पता करने के लिए एक विमान तो उड़ रहा है कितने पे? 3900 पे, और दूसरा कितनी हाइट पर उड़ रहा है? 1300 √3 पे। दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो आप, कॉमन क्या आ रहा है 1300। तो 1300 जब कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा √3 माइनस 3, ये बचेगा। 1300 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 3, यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों? 1300 आपने कॉमन ले लिया, 1300 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो बचेगा 3। देखना यहाँ पर, यहाँ जो है 3900 है, 1300 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ तो √3 बचेगा, यहाँ √3, यहाँ 3 बचेगा, वहाँ √3। तो आंसर क्या आएगा? 3 माइनस √3। कौन सा ऑप्शन देंगे? √3 गुणा √3 3 और माइनस √3। तो आंसर कौन सा बनेगा? डी ऑप्शन। जब आपने ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया जाता है तो आपको ये पता होगा दोस्तों कि 30 डिग्री के सामने तो क्या होता है 1, 30 डिग्री के सामने तो होता है 1, और 60 के सामने क्या होता है √3, और 90 के सामने क्या होता है 2। बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाया जाता है, ज्योमेट्री में भी पढ़ाया जाता है कि किसी भी ट्राइंगल के यदि 3 एंगल 30, 60 और 90 हो तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2 होता है। ये आपको पढ़ाया जाता है ज्योमेट्री में भी और ट्रिग्नोमेट्री में। और जब 45, 45, 90 होता है तो 1 कितना होता है? √2 होता है। एक लड़के के पास 10, 8, 6, 9 के अनुपात में 10 पैसे के सिक्के, 25, 50 के और 1 रुपए के सिक्के,
10 पैसे के कॉइन, 25 पैसे के कॉइन, 50 पैसे के कॉइन और 1 रुपए के कॉइन, ये आपको दे रखा है। संख्या क्या क्या है इनकी, 10, 8, 6, 9। तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये संख्या कितनी है 10x, ये संख्या कितनी है 8x, ये कितनी है यहाँ पर 6x और ये कितनी है यहाँ पर 9। और में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड 1, डिवाइड 2, डिवाइड 4 एंड डिवाइड 10। और टोटल रुपए आपको दे रखा है, टोटल जो रुपए हमको दे रखे है वो कितने हैं दोस्तों हमारे पास 900। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी आपको। कैसे करा हमने, सुनना वापस से। आपको ये पढ़ाया जाता था कि 1 रुपए की यदि 9 कोइन है तो रुपए भी 9 ही होगा, यदि 50 पैसे के 6 कोइन है तो रुपए 3 होगा, 25 पैसे के कोइन 8 है तो रुपए 4 होगा, 10 पैसे के यदि कोइन 10 है तो रुपए 1 होगा। तो डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पर। तो आपसे कह रहा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, सोल्व कर लो इसको आप। जब आप सोल्व करेंगे तो आप बताओ कितना बनेगा। आप जरा इसको सिंप्लीफाई करो तो 10 से 10 गया तो ये x, प्लस ये कितना हुआ 2x, प्लस कितना हुआ यहाँ पर 3x और प्लस कितना हुआ यहाँ पर 9x बराबर कितना बना 60। आप सोल्व करो इसको, 9 3 12 2 14 और 1 15, 9 3 12 तो 14 1 15, तो 15x का वैल्यू कितना बना 60। तो बताओ x का जो वैल्यू होगा कितना बना, 15 6 90 और मान 64 आ गया। आपसे क्या पूछा, 25 पैसे के सिक्के कितने थे 8x, तो 64 को गुना 8 कर दो, 4 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 4 32 का 2 3, 8 6 48 और 3 कितना बना, आंसर क्या बनेगा दोस्तों 512। समझ में आ गया होगा आपको। जब आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक पढ़ते हो तो आपको एक कोइंस वाला टाइप पढ़ाया जाता है। तो कोइंस वाले टाइप में 3 चीज़ आपको पढ़ाते थे, एक है टाइप ऑफ कॉइन, एक है नंबर ऑफ कॉइन, एक है वैल्यू ऑफ कॉइन। जब नंबर ऑफ कॉइन आपको दे रखे और वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करोगे, और वैल्यू ऑफ कॉइन दिए हो और आपको नंबर में जाना हो तो आप मल्टीप्लाई करोगे। चलिए सोल्व करते हैं। दो संख्याओं का योगफल 308 है, समान दो संख्याओं का अनुपात 37 और 40 है। दो संख्याओं का योगफल यह है, सम ऑफ टू नंबर से 308 एंड रेशियो ऑफ सेम टू नंबर से 37 40। एक नंबर है 37x, एक नंबर कितना है 40x, और दोनों का सम आपको दे रखा है कितना 8। तो आप बताओ इनमें से टोटल कितना बन जाएगा 77x बराबर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर x का जो वैल्यू है तो वो 4 आ जाएगा क्या। तो एक संख्या तो हो गई 37 गुना 4 हो गई, और दूसरी संख्या हो गई यहाँ पर 40 गुना 4। इनका हमसे पूछा एलसीएम, तो 37 और 40 तो को प्राइम है, यदि मैं इसको डिवाइड 4 से कर दूंगा तो ये आएगा 37 और ये आएगा 40, और इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 37 से डिवाइड कर दो आएगा 1 और 40, और फिर 40 से डिवाइड कर दो 1। आप तो मल्टीप्लाई कर दो, 40 गुना 4 160, और 37 को गुना किससे करेंगे 160 से, जीरो तो आने आना है। 16 7 कितना होता है 112 का 2, कैरी कितना बना 11, 16 थी 48 और 10 58 और ये कितना बना तो 5920 के इनका एलसीएम होगा क्या, तो आंसर क्या हमारा सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखना, एक्स डब्ल्यू जेड, तो डब्ल्यू बीच में कॉमन आ रहा है तो डब्ल्यू को ऊपर रख लो आप। ये एक ट्राइंगल है हमारे पास, तो ये ट्राइंगल है, नाम क्या है उसका डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स और क्या है यहाँ पर वाई। ठीक है, फिर कह रहा है जेड एक्स वाई पे बिंदु है, जेड एक्स वाई पर एक बिंदु तरीके से है कि एक्स डब्ल्यू जेड एक ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और एक है वाई डब्ल्यू जेड, ठीक है ये वाला एंगल। बहुत आसान, समझ गए होंगे आप करना क्या, क्वेश्चन पढ़ते ये थीटा तो ये भी थीटा, एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है कि डब्ल्यू एक्स अपन नीचे कौन है डब्ल्यू वाई, इन दोनों में जो अनुपात होता है वही अनुपात कितना होगा एक्स जेड अपन किस में होगा यहाँ पर जेड वाई, यही तो होगा दोस्तों। तो आपको क्या रखा है डब्ल्यू एक्स का मान तो 9 है, डब्ल्यू वाई का मान 14, तो इन दोनों में 9 अनुपात 14 है यहाँ पर, और एक्स वाई का मान 20 है, ये मान आपको 20 दे रखा है, तो ये आपको 20 दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछा है कि एक्स जेड की लंबाई ज्ञात करो, ये आपसे पूछा हुआ है, कर लोगे शायद। आप बताओ इन दोनों में अनुपात 9 और 14 का है, तो इन दोनों में अनुपात 9 और 14 का होगा, तो आपको ये वाला हिस्सा पता करना है। तो यहाँ पर अनुपात कितना होगा 9 और 14, तो 9 अनुपात कितना होगा 14, ये वाला हिस्सा कितना हो गया 9 बटा नीचे 14 और 9 कितना बना 23, और गुणा क्या करेंगे हम लोग 20, 9 दूनी कितना हुआ 18, 180 बटा 23। ऑप्शन में देखो है क्या, ऑप्शन में देखिए तो लगभग में दे रखा है आपको, तो आप 180 में 23 का भाग लगाओ, 180 में जब आप 23 का भाग लगाओगे तो 8 बार तो 8 या 24 4 2, 8 दूनी 16 और 2 18, ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार लगाओ, 7 21 का 1 2, 7 दूनी 14 और 2 161, बचेगा कितना यहाँ पर 19, फिर उतार दो जीरो और डेसिमल। अब 180 तो अब जाएगा 8 बार, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों हमारा बी ऑप्शन। तो एंगल बाइसेक्टर, किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड को
एंगल बनाने वाली साइड्स के रेशो में डिवाइड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्लास में पढ़ाते वक्त भी आपको लिखवाया जाता था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी ट्राइंगल में किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो सामने वाली साइड को एंगल बनाने वाली साइड्स के रेशो में डिवाइड करता है। यदि ये कोई ट्राइंगल है मान लो इस तरीके से, इस वाले एंगल का जो बाइसेक्टर होगा तो सामने वाली साइड को इन दोनों एंगल बनाने वाली साइड्स के रेशो में क्या करता है, डिवाइड करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये तो आसान है। कमरे का ऊंचाई दे रखी है, लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और इतने रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कमरे की दीवार पे पेंट करवाना है। कमरे की दीवार का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है 2h और क्या होता है दोस्तों L प्लस, वैल्यू पुट करो 2, हाइट कितनी है यहाँ 3, लंबाई है 4, चौड़ाई है यहाँ पर 3, 3 गुणा 2 6 गुणा 4 3 कितना 7, तो 42 मीटर स्क्वायर हो गया। इतने एरिया पे आपको क्या करवाना है, पेंट करवाना है यहाँ पर, तो कमरे की दीवार को पेंट करवाना है। खर्चा 15.5 का है, तो 42 को गुणा करेंगे हम लोग 15.5 रुपये मीटर स्क्वायर। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 2 आएगा और 5 से काटेंगे तो 31 आएगा, 2 से काटेंगे तो 21 आएगा। 31 को गुणा 21 तो 31 से कम 31 का 3, 31 दूना 62, 31 गुणा 1 3, 31 दूना 62 और 3 कितना हुआ, आंसर क्या बना जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा। ये एक पेपर था दोस्तों हमारे एसएससी मेंस लेवल का, तो आपको उम्मीद है कि कोई क्वेश्चन यदि डाउट रहा होगा तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, यदि मैंने कोई गलती करी हो तो उसको भी हम सुधार लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट पेपर को हम जल्दी ही लेके आएंगे आपके लिए। तो आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यदि मेरे से कोई गलती भी हुई हो तो आप गलती को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि ये मेरे से गलती यहाँ पर हुई है, क्योंकि थोड़ा जल्दबाजी में करवाया हुआ पेपर है, ऑफलाइन क्लासों का थोड़ा प्रेशर रहता है, इसलिए आज के लिए इतना ही है। बाकी हम लोग कल की क्लास में करें। थैंक यू वेरी मच।